तो जैसा कि पिछले सीजन में हमने देखा था कि ओरिहिमे को बचाने के लिए इचिगो की टीम ओइकुमुंडो पर आ जाती है, जहां पर उन्हें कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इचिगो का सामना तो खुद उल्टी ओर से हो गया था, जो आसानी से इचिगो की धज्जियां उड़ा देता है और उसे इजीली टपका भी देता है। लेकिन ग्रीमजो ने ओरिहिमे की हेल्प से इचिगो को वापस जिंदा कर दिया था, क्योंकि ग्रीमजो इचिगो के साथ बराबरी का मुकाबला करना चाहता था और वो ये करता भी है, जिसमें इचिगो बहुत ही मुश्किल से ग्रीमजो को हरा देता है। जिसके बाद इचिगो ओरिहिमे और नल के साथ यहाँ से जाने के लिए रेडी था। और अब आगे इचिगो यहाँ से जाने के लिए ओरिहिमे को अपने कंधे पर उठा लेता है, जो देखकर ओरिहिमे को बहुत शर्म आती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत भारी है और इचिगो को उसे उठाने में दिक्कत होगी। अरे ओरिहिमे तुम टेंशन मत लो यार, तुम इतनी भी भारी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और तभी नल आके इचिगो को एक जोरदार पंच लगा देती है, क्योंकि इचिगो को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं थी। आखिर इचिगो भला ओरिहिमे को भारी कैसे बोल सकता है, और वो उसे सिखाने लगती है कि लड़कियों के साथ आखिर कैसे बात करते हैं। और इचिगो भी चुपचाप सुन लेता है, जिसके बाद वो तीनों नीचे आ गए थे। और अब इचिगो नल और ओरिहिमे से कहता है कि वो दोनों उसके पीछे ही रहेंगे, क्योंकि अब वो साडो और ओरिहिमे को बचाने के लिए जाएगा और आगे काफी खतरा भी हो सकता है, तो उन्हें सतर्क रहना होगा। और इचिगो ये बात बोल ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर ग्रीमजो आ जाता है, जिसे देखकर इन तीनों की फटके एक हो गई थी। लेकिन अब ग्रीमजो की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे उसका रिलीज फ्रॉम भी गायब हो जाता है। और ग्रीमजो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि वो हरगिज इचिगो से नहीं हार सकता, क्योंकि वो राजा है, वो हरगिज एक इंसान से नहीं हार सकता। और वो ये बोलकर सीधे इचिगो के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन इचिगो अपने जान पट्टों को गिरा के ग्रीमजो को पकड़ के उससे कहता है, अब बहुत हुआ ग्रीमजो, तुम हार चुके हो, तुम्हें पता है ना। तुम चाहे एक राजा ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई ही होती है। तुम्हें जो भी पसंद नहीं आता तुम उसे मार देते हो और उसके बाद खुद को राजा कहते हो। ये भला कैसी बात हुई? अगर तुम मुझे नहीं पसंद तो तुम जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार तुमसे लड़ूंगा, लेकिन तुम बस अभी के लिए रुक जाओ। और ग्रीमजो भी इचिगो की ये बात सुनकर रुक जाता है, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक घंटी बजती है और वो फिर से इचिगो को मारने वाला होता है। लेकिन तभी कोई अचानक से ग्रीमजो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी इन दोनों को भनक तक नहीं होती। और इचिगो जो ये देखकर शॉक में पड़ चुका था। और तभी कोई बोलता है, लगता है तुम्हें कब हार मानना है नहीं पता ग्रीमजो, अब मर भी जाओ, कितना जियोगे। और लिटरली ये बंदा नोइतोरा था यार, जो बैटल के लिए यहाँ पर पहुंच चुका था। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम, लेकिन नोइतोरा इचिगो को जवाब ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। मेरा जवाब दो, क्या तुम एक एस्पारा हो? तभी ग्रीमजो जैसे तैसे बोलता है, नोइतोरा कमीने, तू यहाँ क्यों आया? ओह बेटा ग्रीमजो अब भी जिंदा हो। और लिटरली वो ये बोलकर ग्रीमजो को मारने के लिए टूट पड़ता है, लेकिन इन मौके पर इचिगो ने ग्रीमजो को बचा लिया था। क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा? ग्रीमजो अब भी हिल भी नहीं सकता और तुम उस पर अटैक कर रहे हो। लेकिन नोइतोरा इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और इचिगो को दूर कर देता है। तुम्हारी हालत तो देखने लायक है ग्रीमजो, जिसने अभी तुम्हें हराया है वो ही तुम्हें बचा रहा है, काफी शर्मनाक है ये। और फिर वो इचिगो से उसका नाम पूछता है, जिस पे इचिगो अपना नाम बता देता है। मेरा नाम इचिगो कुरोसाकी है। इचिगो कुरोसाकी? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले। और फिर वो ये बोलकर अचानक से इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने में इचिगो को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि नोइतोरा काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और इचिगो को ऐसे देखकर ओरिहिमे उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टेस्ला आके ओरिहिमे को पकड़ लेता है। और अपनी बंदी को डट में देखकर इचिगो काफी ज्यादा भड़क चुका था। और तभी नोइतोरा उससे कहता है, बच्चे तुम अपने गुस्से को ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे तुम ये लड़ाई जीत ही जाओगे। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और तभी वो अपनी जीप को निकाल देता है, जिसपे नंबर 5 लिखा हुआ था, यानी नोइतोरा एस्पारा नंबर 5 है। जो देखकर इचिगो के पैरों तले जमीन फिसल गई। बच्चे ये मेरा रैंक है, समझ गए? मैं ग्रीमजो के रैंक से एक लेवल ऊपर हूँ, यानी उससे ताकतवर। और ग्रीमजो ने ही तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी, तो तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? और इस तरफ ये चारों जायला से बच के भाग रहे थे, क्योंकि जायला अपना कपड़ा चेंज करने के लिए गया था। और इस मौके का फायदा उठा के ये चारों वहाँ से कल्टी मार लिए, क्योंकि इनका मकसद किसी एस्पारा से लड़ना नहीं बल्कि ओरिहिमे को बचाना है। तो वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और ऊपर से वो सभी ऐसे कमरे में नहीं लड़ सकते जहाँ पर वो अपनी असली ताकत शो ही नहीं कर पाए। और जैसे ये चारों गेट से बाहर निकलते हैं, तो वो वापस उसी कमरे में आ गए थे जहाँ से वो जायला से बच के भागे थे। जो देखकर इन सभी के पैरों तले जमीन फिसल जाती है, या आखिर वो चारों वापस यही कैसे आ गए। और अभी हम जायला को देखते हैं, जो बिल्कुल नए कपड़ों में इनके स्वागत के लिए तैयार था। और फिर जायला उनसे कहता है कि उन्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब चाहे जितना भी कोशिश कर ले इस हॉल से नहीं
नहीं भाग सकते क्योंकि इस पूरे हॉल को खुद जायला ने डिजाइन किया है और यहाँ का हर एक कमरा उसके इशारों पर नाचता है और ऊपर से यहाँ के हर एक कोने में कैमरा लगा हुआ है जिससे वो लोग हमेशा जायला की नजरों में ही रहेंगे। और अब जायला भी इन सबसे काफी बोर हो चुका है, इसलिए वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए अपने जान भक्तों को रिलीज करने का डिसाइड कर लेता है। और उसका जान भक्तों रिलीज स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि लिटरली भाई वो अपने जान भक्तों को निकल लेता है यार। और उसकी ये हरकत देखकर ये सब भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और जैसे ही जायला अपने जान भक्तों को निकल लेता है वहाँ एक पिंक तेज रोशनी रिलीज होती है और कुछ ही सेकेंड में जायला का रूप पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यही है जायला का ट्रू फॉर्म। और जायला को इसे देखकर ये सभी लड़ने के लिए सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी जायला अपने पीछे से एक लिक्विड को निकालता है और ये लिक्विड जैसे ही इनके बॉडी में टच होती है तो तुरंत उनके बॉडी से उनका ही एक डुप्लीकेट बन जाता है, जो देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान थे और इस लिक्विड से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि कुछ ही सेकंड में ये लिक्विड इन सभी को टच कर जाती है जिससे इन सभी का एक एक क्लोन बन जाता है। और तभी जायला इनसे हंसते हुए कहता है कि ये जो अभी उनके डुप्लीकेट्स बने हैं ये अब उनके दुश्मन हैं और अब उन्हें अपने डुप्लीकेट से ही लड़ना होगा। और जैसी पावर इन लोगों के पास है सेम वैसे ही पावर इन डुप्लीकेट्स के पास भी है, तो अब उन्हें अपने डुप्लीकेट से लड़के उन्हें हराना होगा। और ऊपर से जायला ने इस कमरे में लगे सील को भी हटा दिया है जिससे वो सभी अपने फुल पावर को यूज कर सकते हैं। और जब तक वो अपने डुप्लीकेट्स को हरा के उन्हें मार नहीं देते तब तक वो इस कमरे से नहीं निकल पाएंगे। और ये सुनकर रेंजी और इचिडा को भी समझ आ गया था कि अब लड़ने के बजाय उनके पास और कोई भी चारा नहीं है, तो उन्हें अपनी इस लड़ाई में पूरी ताकत लगाना ही होगा। और इस तरफ इचिगो अपनी पूरी ताकत से नोइतोरा से लड़ रहा था, लेकिन नोइतोरा जो आसानी से इचिगो के ऊपर भारी पड़ रहा है, जो आसानी से उसकी पिटाई कर रहा था और इचिगो को ऐसे मार खाता हुआ देख और ही में घबरा के उसे चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी नोइतोरा उससे कहता है चुप रहो, क्या तुम बेवकूफ हो लड़की, क्या हुआ उसे चोट लग रही है तो ये एक लड़ाई है और लड़ाइयाँ ऐसे ही होती है, किसी एक को तो हारना ही होता है और यही लड़ाई का नियम है। और अगर तुम दोनों को ये लग रहा है कि अपने दुश्मन के किले के बीचों बीच आग लगाने के बाद तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने आएगा तो ये एक गलत फहमी है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है और वो है तुम्हारा मौत। और हाँ सोले पर मैंने पहले से ही तुम्हारे और ग्रिमजो की लड़ाई देख रखी है, तो मैं तुम्हारे हर एक मूव के बारे में जानता हूँ, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में और तुम्हारे अटैक्स के बारे में, तो कोशिश करना बेकार है। और तभी हम नल को देखते हैं जो एक पत्थर के किनारे छुपी हुई थी और लिटरली भाई नल को घबराहट के मारे पैनिक अटैक आने लगता है। और इस तरफ ये सभी अपने डुप्लीकेट से लगातार लड़ रहे थे, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रहे क्योंकि वो सब असलियत में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उतने ही उनके डुप्लीकेट्स भी हैं, तो उन्हें ये लड़ाई काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। और ऊपर से डोंडो और पैसे के क्लोन्स भी उनके नाकों पर दम कर रहे हैं। तो रेंजी डोंडो और पैसे से कहता है कि वो दोनों भी अपने डुप्लीकेट से लड़े, अगर वो दोनों ऐसे ही भागते रहे तो आज उनकी मौत तो तय है। ठीक है रेंजी, मैं तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को सुनकर तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तो महान पैसे ये अनाउंस करता है कि अब वो इस लड़ाई में अपनी पूरी दम लगा देगा। और पैसे लंबा लंबा फेंक ही रहा था कि तभी जायला उनके ऊपर फिर से अपना लिक्विड फेंक देता है, जिससे पैसे तो बच गया लेकिन डोंडो के ऊपर सभी लिक्विड गिर गई, जिससे वहाँ पर उसके और भी डुप्लीकेट्स बन गए। और इस तरफ इचिगो नोइतोरा से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक गया, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची कुछ ताकत लगा के नोइतोरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोइतोरा ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। क्या हुआ सोल रिपर, क्या तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई? शायद मुझे तुम्हारा ये अटैक डॉज करना नहीं चाहिए था। और फिर वो ये बोलकर इचिगो के सिर पर अपने सिर से मार देता है, जिससे इचिगो दूर जाके गिरता है। और इचिगो की यह हालत ओरी में से देखी नहीं जा रही थी, तो वो कुछ करने का सोचती है, लेकिन तभी टेस्ला उससे कहता है ओरी ही में तुम्हारा नाम है ना, ये मत सोचना कि तुम मुझे इतनी कम पावर से हरा दोगी। बेशक तुम्हारी पावर काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो रहस्य दिखाई दे रहा है उसे रिक्का कहते हैं। वो पावर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कम है, यहाँ तक कि मैं भी उसे बहुत ही आसानी से तबाह कर सकता हूँ। और इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि ज्यादा होशियारी मत दिखाना। और लॉर्ड आइजन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जब तक तुम खुद हमला ना करो मैं तुम्हारी रिक्का को तबाह ना करूँ, लेकिन अगर तुम हमला करोगी तो मजबूरन मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। और ओरी में भी चुपचाप उसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आती है कि नल तो उसके आसपास है ही नहीं, तो वो नल को यहाँ वहाँ देखने लगती है। लेकिन तभी टेस्ला उससे कहता है तुम मुझे सोती बच्ची को ढूंढ रहे हो, वो उस पत्थर के पीछे है। और तभी टेस्ला उस पत्थर के ऊपर अपनी आंखों से एक लेजर को ठोकर है, जिससे वो पत्थर टूट गया था और सच में नल उसके पीछे ही थी यार। और टेस्ला की ये एबिलिटी देखकर हमें यही पता चलता है कि ये बंदा भी कोई कम बंदा नहीं है, क्योंकि उसने बिना देखे ही नल का पता लगा लिया और सिर्फ अपने आंखों से ही वहाँ पर एक ब्लास्ट भी कर दिया। और नल जो अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, और तभी उसके पास नोइतोरा आता है और नोइतोरा के प्रेजेंस को महसूस करके ही नल और ज्यादा घबरा जाती है। हे बच्चे, क्या तुम नल हो? अरे भाई ये बंदा नल को जानता कैसे है यार? और नोइतोरा के मुंह से नल का नाम सुनकर इचिगो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है।
मुझे लगा ही था, सर में घाव और एक टूटा होलो मास्क। तुम नल ही हो तो तुम्हारी हालत इतनी खराब कब से हो गई? तभी इचिको कहता है, ओए नोइतोरा कमीने, तू नल को जानता कैसे है? तो इस पे नोइतोरा उससे कहता है, मैं इसे यहाँ देखकर काफी जरा हैरान था, पर तुम ही हो जिसने इसे यहाँ पर लाया है। तुम्हें ये बात पता ही नहीं कि ये कौन है और तुमसे यहाँ पर लेके आए। तुम्हारा मतलब क्या है? सीधे सीधे कहो। ओ अच्छा, तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, ये चौथी बच्ची नेल पहले एक एस्परा थी। लिटरली ये सुनकर इचिको के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। और भाई इचिको की क्यों, मेरी भी फिसल गई यार। ये भाई मतलब हो क्या रहा है इस सिनेमे में? ये चौथी बच्ची एक एस्परा थी? मुझे अपने देखने वाले आंखों पर और अपने सुनने वाले कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। खैर छोड़ो, अब जो होगा वो तो आगे पता चलेगा। और ओरी में भी ये सुनकर हैरान थी। और तभी नोतोरा फिर से कंटिन्यू कर रहा है कि इचिको को क्या लगा ये छोटी बच्ची उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। इस छोटी बच्ची के पास ताकत नहीं है। असलियत में नल ने उन दोनों को चकमा दिया। लेकिन नल इस पे कहती है कि नल ने इचिको और ओरी में को चकमा नहीं दिया, उसने उन दोनों को धोखा नहीं दिया और वो एक एस्परा नहीं है। लेकिन इस पे नोतोरा कहता है कि नल जरूर लॉस नोसिस पर आना चाहती थी, इसीलिए उसने इचिको और उसके टीम का फायदा उठाया और उन्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ आ गई। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या नल वापस उन दोनों की लड़ाई को खत्म करने के लिए आया है। लेकिन इस पे नल कहती है कि नल ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया और नल यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए नहीं आई। वो तो बस यहाँ पर आई क्योंकि उसे मजा आ रहा था। वो इचिको और उसके साथियों के साथ रहना चाहती थी, वो उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पर उनके साथ आ गई। और फिर वो रोते हुए इचिको से कहती है कि इचिको उसका यकीन करे, उसने किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया, वो उनके साथ रहना चाहती है, इसलिए वो यहाँ तक आई। लेकिन तभी नोतोरा उसके पास आ जाता है और नल को मारने वाला होता है। लेकिन इन मौके पर इचिको ने आके नल को उस अटैक से बचा लिया था। मुझे पता है नल, तुम हमें कभी भी धोखा नहीं दोगी, तुम हमें बेवकूफ नहीं बनाओगी, ये मुझे यकीन है। और चिंता मत करो, मैं और बाकी सब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक एस्परा हो कि नहीं, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मेरे रहते तुम्हें कोई भी छू भी नहीं पाएगा। और इचिको ये सब बोल ही रहा था कि तभी नोतोरा एक ही अटैक में इचिको को काफी जरा दूर फेंक देता है। और फिर वो नल से कहता है कि जरूर नल ने अपना याददाश्त खो दिया क्योंकि नोतोरा ने उसका सर जो फोड़ा था ये उसी का ही साइड इफेक्ट है। और ये सुनकर इचिको पीछे से उससे कहता है कि क्या नोतोरा सच बोल रहा है कि क्या उसने सच में नेल का सर फोड़ा था? और इस पे नोतोरा हाँ कहता है। तो ये सुनकर इचिको बहुत ही तेजी से तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इचिको के इस अटैक से भी नोतोरा का कुछ भी नहीं होता, जो एक ही लात में इचिको को काफी जरा दूर फेंक देता है और नल को मारने के लिए फिर से जाने लगता है। तो उसे देखकर इचिको उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। नोतोरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इचिको उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं लगा पा रहा था और इतने मार खाने के बाद भी इचिको हार नहीं मान रहा था। तुम ये बात समझ नहीं पा रहे बच्चे, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ये बेकार ही होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जीतूं या हारूं, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं जब तक जिंदा हूँ मैं नल को बचाऊंगा। और तभी नोतोरा बहुत ही तेजी से इचिको के पास आ जाता है और फिर से उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मार देता है। लेकिन इस किक को खाने के बाद भी इचिको हार नहीं मान रहा था। तो ये देखकर नोतोरा और जरा भड़क जाता है और इचिको को लगातार कपड़ों की तरह धोने लगता है। और इचिको की ऐसी हालत नल से भी देखी नहीं जा रही थी। लेकिन नोतोरा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो लगातार इचिको को पीट रहा था। और नल अपने आंखों के सामने इचिको को मार खाता हुआ देख रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। और नोतोरा जो एक एक करके इचिको का हाथ पैर तोड़ने लगता है, जिससे इचिको को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और ये सब देखकर नल को फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। ऐसे चिल्लाते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर नोतोरा भी काफी ज्यादा शॉक में था। और इस तरफ इन सभी को भी अचानक से एक तगड़ी स्पिरिट एनर्जी महसूस होने लगती है, जो सेंस करके ये सभी शॉक में पड़ गए थे। और डोन दौड़ पैसे इस स्पेशल एनर्जी को सेंस करके समझ गए थे कि एनर्जी किसी और का नहीं बल्कि नल का है, जिसकी क्वांटिटी अब काफी ज्यादा हाई है। और इस तरफ ये सभी शॉक में थे कि आखिर अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। और तभी हम धुएं के अंदर नल को देखते हैं, जिसका रूप अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। और ये देखकर इचिको भी शॉक में पड़ चुका था कि आखिर इस एक सेकंड में यहाँ पर क्या हो गया। और असलियत में यही है नल का असली फॉर्म, जो कि उसका एस्परा फॉर्म है। और नल को इस रूप में देखकर नोतोरा भी काफी सीरियस हो गया था। लेकिन तभी पलक झपकते ही नल इचिको को नोतोरा के सामने से ले जाती है। मतलब भाई क्या स्पीड थी यार नल की, नोतोरा को लिटरली एहसास तक नहीं होता यार। और इचिको जो नल को ऐसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि क्या सच में ये नल ही है। तो इस पे नल कहती है कि वो नल ही है और वो इचिको का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि इचिको की वजह से ही वो अपने असली फॉर्म में आ पाई। इचिको
इचिगो ने उसे इतनी बार बचाया, उसकी इतनी बार मदद की, तो अब उसका एहसान चुकाने की बारी नल की है। अब नल इचिगो को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन इचिगो से रुकने को बोलता है क्योंकि नोतोरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी एक हवा के झोंके से नल के बाल थोड़े हट जाते हैं और उसके पीठ पर नंबर 3 लिखा हुआ था, यानी नल एस्परा नंबर 3 थी। और लिटरली ये देखकर इचिगो भी शौक में पड़ गया था कि नल एस्परा नंबर 3 थी और उसे ये बात पता तक नहीं चला। और फिर नल अपने जान पट्टों को लेकर नोतोरा के ऊपर टूट पड़ती है और नोतोरा को उठा उठा के पटकने लगती है। और लिटरली नल नोतोरा को आसानी से टक्कर की लड़ाई दे रही थी, टक्कर की चोरोबो से आसानी से पीट रही थी। नोतोरा उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नल इतना ज्यादा फास्ट थी कि वो उसे छू भी नहीं पाता। और नल जो आसानी से नोतोरा की पिटाई कर रही थी, और पिटाई करी भी ना क्यों यार, ये एस्पारा नंबर 3 जो ठहरी और नोतोरा ठहरा एस्पारा नंबर 5। ताकत का डिफरेंस तो होगा ही। और अब नोतोरा भी मार खा के काफी ज्यादा पक चुका था, तो वो सीधे नल के ऊपर अपने शीरो को लॉन्च कर देता है। और लिटरली ये शीरो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर इचिगो भी काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन नल इस अटैक से बचने के बजाय उसे अपने हाथों से ही रोक लेती है, जो देखकर नोतोरा भी काफी ज्यादा शॉक में था कि आखिर नल उसके शीरो अटैक को इतने आसानी से कैसे रोक सकता है। और फिर नल अपने मुंह को खोल लेती है क्योंकि अब वो इस शीरो को एब्जॉर्ब करने वाली है। और ये देखकर इचिगो को भी याद आ गया था कि नल के पास तो ये एबिलिटी है कि वो किसी के भी शीरो अटैक को एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे रिफ्लेक्ट करके थ्रो कर सकती है। और नल जो पलक झपकते ही नोतोरा के पूरे शीरो अटैक को निगल लेती है और तुरंत रिफ्लेक्ट अटैक उसके ऊपर कर देती है, जिससे नोतोरा नहीं बच पाता। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और ये धमाका इतना जरा जबरदस्त था कि इसका एहसास ज़ायला के साथ इन सभी को भी हो गया था। और इस तरफ ओरिहिमे और इचिगो नल की ऐसी ताकत देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे और टेस्ला ओरिहिमे को वही छोड़कर नोतोरा के पास भागने लगता है। और तभी इचिगो हैरानी से नल को बुलाता है और इचिगो की आवाज सुनकर नल खुशी के मारे उसके ऊपर कूद पड़ती है और उससे अपनी पूरी जोर लगा के गले लगा लेती है। और इससे इचिगो सांस नहीं ले पा रहा था, जो देखकर ओरिहिमे काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो नल को इचिगो को छोड़ने को बोलती है। लेकिन नल से उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि वो इचिगो को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश है। लेकिन ओरिहिमे बार बार उससे कहती है कि वो इचिगो को छोड़ दे, नहीं तो वो मर जाएगा। और जब इचिगो हिलना डुलना बंद कर देता है तब नल को पता चलता है कि उसने क्या भूल कर दी। लेकिन तभी अचानक से नल को नोतोरा की प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि अभी तक मरा ही नहीं था। और अभी हम नोतोरा को देखते हैं जिसे थोड़ी सी चोट लगी थी और नोतोरा ने टेस्ला की भी हालत खराब कर दी क्योंकि टेस्ला ने ओरिहिमे को छोड़ दिया। और फिर नोतोरा नल से कहता है कि वो तो ये बात भूल ही गया कि नल किसी के भी शीरो को एब्सॉर्ब करके उससे रिफ्लेक्ट अटैक कर सकती है और उसने नल को हल्के में ही ले लिया, जो उसकी एक छोटी भूल थी। लेकिन अब वो ये भूल दोबारा नहीं करेगा। और नोतोरा को जिंदा देखकर नल भी पूरा सीरियस हो जाती है और उससे लड़ने के लिए रेडी होती है। और अब मिस्टर फ्रेंजी अपने ही क्लोन से लड़ रहा था और सेम कंडीशन इचिरा के साथ भी था क्योंकि वो भी लगातार अपने क्लोन से ही लड़ रहा था। लेकिन क्लोन्स तो क्लोन्स ही होते हैं, वो असलियत के जैसा हो ही नहीं सकता, जिससे रेंजी और इचिरा इजीली अपने क्लोन्स को हरा देते हैं और वो क्लोन्स एक गुब्बारे की तरफ फंस जाते हैं। लेकिन उनमें से जो लिक्विड बिखरती है उसमें से उनके और ज्यादा क्लोन्स बन जाते हैं, यानी अगर इचिरा और रेंजी एक क्लोन को मारे तो उसके बदले उन्हें 10 क्लोन का सामना करना पड़ेगा। और पलक झपकते ही यहाँ पर उनके बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। और असलियत में यही ज़ायला की टेक्निक है क्योंकि वो इस लड़ाई को मजेदार बनाना चाहता है। और ज़ायला की इस साल को देखकर रेंजी भी थोड़ा सीरियस हो गया था, लेकिन तभी अचानक से दोनों उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उसे असली रेंजी और क्लोन रेंजी के बीच का फर्क पता नहीं चल रहा, जो देखकर रेंजी भी उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क गया था क्योंकि वो दोनों के अटैक से बाल बाल बचा है। लेकिन तभी अचानक से ऐसे पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उसके साथ भी यही सेम कंडीशन है, वो भी असली और क्लोन के बीच का फर्क पता नहीं कर पा रहा। तो उन्हें ऐसे लड़ता हुआ देख इचिरा इनसे कहता है कि अगर उन्हें असली और क्लोन्स के बीच का फर्क पता करना है तो उन्हें क्लोन्स के आंखों पर देखना होगा क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी अलग हैं, जो कि इन चारों के क्लोन्स के साथ है। और अगर बात उसके और रेंजी की हो तो उनके क्लोन्स के बाल थोड़े अलग हैं और डोंडो के क्लोन के पीठ पर काले धब्बे नहीं हैं, जो कि असली डोंडो के पीठ पर है। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो पैसे के साथ है क्योंकि पैसे का क्लोन पैंट पहनता है और असलियत में पैसे तो शद्दी ही पहनता है। और इचिरा की बातें बिल्कुल सही थी, जो देखकर रेंजी को लगता है कि जरूर ज़ायला एक बेवकूफ ही होगा क्योंकि उसने क्लोन्स बनाने में इतनी बड़ी गलती जो कर दी। लेकिन तभी ज़ायला इन्हें कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है और उसने कोई गलती भी नहीं की, असलियत में उसे डोंडो के पीठ के धब्बे और पैसे की चड्डी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसने ये चेंज कर दिया। ये सुनकर रेंजी भी हैरान होता है क्योंकि आखिर कोई भला क्लोन्स के डिजाइन को क्यों बदलेगा क्योंकि क्लोन्स तो हूबहू कॉपी होते हैं। और रेंजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सभी क्लोन्स उसे चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन रेंजी से आसानी से बच गया था और फिर वो बिना सोचे समझे डायरेक्ट अपने बांखाई को रिलीज कर देता है, जो देखकर इचिरा उसे ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके क्लोन्स भी ऐसा ही करेंगे। और होता भी यही है, उसके सभी क्लोन्स एक एक करके अपने बांखाई को रिलीज करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक तगड़ी एनर्जी रिलीज होती है और एक जबरदस्त ब्लास्ट से पूरा हॉल टूट जाता है। असलियत में ये रेंजी का एक प्लान था कि अगर वो अपने बांखाई को रिलीज करेगा तो उससे एक तगड़ी एनर्जी रिलीज
रिलीज होगी और अगर उसी एनर्जी को एक साथ 10 या 20 लोग यूज करे तो एनर्जी की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाएगा। इचिडा भी उसके इस प्लान से सहमत है, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि रेंजी ने बिना सोचे समझे ही डायरेक्ट अपने बांकाई को रिलीज कर दिया। उससे इन्हें चोट भी लग सकती थी और तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप आने लगता है, जो देखकर ये दोनों भी शॉक में पड़ गए थे। और तभी जमीन के नीचे से एक बड़ा फ्लावर जैसा कुछ निकलता है और असलियत में इसके अंदर जायला था, बिल्कुल सेफ। और अब जायला भी इस लड़ाई से काफी ज्यादा पक चुका है, तो वो अपने टेक्निक को हटा देता है जिससे बच्चे कुछ क्लोन्स फट गए थे। और फिर वो उन दोनों से कहता है कि अब वो इस लड़ाई से काफी ज्यादा बोर हो चुका है, इसलिए अब उसे खुद इस लड़ाई में उतरना ही होगा। जायला की ये बात सुनकर इचिडा और रेंजी लड़ने के लिए सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर दो बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो देखकर इन दोनों की फटके एक हो जाती है, क्योंकि एक मुसीबत टली नहीं और उनके सामने और एक खड़ी हो गई। और तभी अचानक से जायला अपने टेंटिकल से इचिडा को जकड़ लेता है और इस पे रेंजी भी कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी वो टेंटिकल इचिडा को वापस निकाल देता है और इस तरफ जायला के दूसरे टेंटिकल से इचिडा का एक क्लोन बन के निकल आता है, जो देखकर इचिडा और रेंजी भी हैरान था, लेकिन उन्हें इस बात से डर भी थी कि जरूर जायला कोई नई खिचड़ी पका रहा है जिसका शिकार अब इचिडा बन चुका है। असलियत में ये डॉल एक सेंसर डॉल है। अब इचिडा के शरीर के 5 सेंस का कंट्रोल जायला के पास है। अब जायला जैसे चाहे इस डॉल को यूज कर सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इचिडा को ही पड़ेगा। और सच में जायला जैसे इस डॉल को छूता है या फिर उसे मारता है तो असलियत में एहसास या डर सिर्फ इचिडा को ही होता है। ये देखकर रेंजी भी कंफ्यूजन में पड़ गया था कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। उसके पास इचिडा को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। और तभी जायला लिटरली इचिडा के डॉल को 2 हिस्सों में बांट देता है, जो देखकर रेंजी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन जायला की इस हरकत से इचिडा को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर रेंजी और ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। और तभी जायला क्लियर करता है कि उन दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जायला ने इस डॉल को वैसे डिजाइन किया ही नहीं है जैसा उन दोनों को लग रहा था। असलियत में उसने इस डॉल का कंट्रोल इन छोटे पार्ट्स में रखा है और ये छोटे छोटे पार्ट्स इचिडा के बॉडी के एक एक पार्ट्स को कंट्रोल करती है। और फिर जायला एक छोटे पार्ट को निकालता है जो कि पेट का हिस्सा था और फिर वो इस पार्ट को तोड़ देता है और लिटरली भाई इसका इफेक्ट सीधा इचिडा के ऊपर होता है, जो कि इस घाव से उल्टिया कर रहा था। और जायला की इस हरकत से रेंजी काफी ज्यादा भड़क गया था, जो सीधे उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जायला अपने टेंटिकल से उससे भी निकलवा के उसका भी एक डॉल बना लेता है, यानी अब इचिडा और रेंजी का मौत का कंट्रोल टोटली जायला के पास आ चुका है और अब वो जब चाहे इचिडा और रेंजी को मार सकता है। और इस तरफ हम नोतोरा को देखते हैं, जो चिल्लाते हुए नल से कहता है कि अब नल को क्या लगा कि अब एस्परा की रैंकिंग सेम वैसे ही है जैसे पहले थी। अब एस्परा की रैंक में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है, सभी एस्परास अपग्रेड हो चुके हैं, सबका रैंक इंक्रीज कर दिया गया है। और नल भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन तभी जायला उसके ऊपर टूट पड़ा है और नल भी उससे लड़ने लगती है। और इस तरफ हम दोनों को देखते हैं, जो फिलहाल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन पैसे पत्थरों के नीचे धंसा हुआ था। तो उसे ऐसे देखकर डोंडो उससे कहता है कि पैसे बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उसे चुटकियों में निकाल लेगा। लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद डोंडो थक जाता है और फिर वो बिंदास बैठकर आराम करने लगता है। और उसकी यह हरकत देखकर वैसे काफी ज्यादा भड़क गया था, लेकिन तभी डोंडो की नजर जायला पर जाती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो पैसे को देने लगता है। लेकिन पैसे उसे जल्दी फ्री करने को कहता है और फाइनली कुछ देर मेहनत करने के बाद पैसे तो बाहर निकल आता है, लेकिन डोंडो काफी दूर जाके गिरता है। और इस सिर्फ नल और नोतोरा अभी भी लड़ रहे थे और नल की मदद करने के लिए इचिगो ऐसी हालत में ही जाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर उरी में उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी टेस्ला के उसे पकड़ लेता है, क्योंकि नोतोरा को इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और वो नहीं चाहता कि इचिगो और उरी में उसके मजा को खराब करे। और फिर वो ध्यान लगा के उन दोनों की लड़ाई को देखने लगता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर पास्ट में भी नोतोरा और नल ऐसे ही लड़ रहे थे और उस टाइम में भी नोतोरा काफी ज्यादा कमजोर था, जो नल से आसानी से मार खा रहा था। लेकिन इतना मार खाने के बाद भी नोतोरा की अकल ठिकाने पर नहीं आती, क्योंकि उसके हिसाब से आज यहाँ पर सिर्फ एक ही जिंदा हो सकता है, या तो नोतोरा या तो नल। लेकिन नल ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो नोतोरा को मारना नहीं चाहती और ऊपर से उसके पास कोई वजह भी नहीं है जिससे वो नोतोरा को मारे। तो ये सुनकर नोतोरा काफी ज्यादा भड़क गया था, लेकिन नल उससे कहती है कि नोतोरा एक जानवर है, वो उसे एक योद्धा नहीं मानती और नोतोरा तो उसके ओपोनेंट बनने के लायक भी नहीं है, तो वो किसी ऐसे को नहीं मार सकती जिसकी जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन जाए। और फिर वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है। और इन दोनों की लड़ाई को टेस्ला देख रहा था और फिर वो नोतोरा से पूछता है कि आखिर वो नल को ही क्यों हराना चाहता है, यहाँ तो उससे लड़ने के लिए और भी एस्परास हैं। तो इस पे नोतोरा बिल्कुल रेज मूड में कहता है कि उसे नल बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो नहीं चाहता कि लड़ाई के मैदान में एक औरत मर्दों से आगे रहे। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों अब भी लड़ ही रहे थे और लड़ते हुए नोतोरा नल को पास्ट की बात याद दिलाता है कि क्या नल को याद है उसने नोतोरा को एक बार जानवर बोला था, उसने ये कहा था कि नोतोरा उसके ओपोनेंट बनने का लायक ही नहीं है। और ये सब बातें धीरे धीरे नल को याद आने लगती है। और तभी फिर से हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर नल पैसे और डोंडो को डिनर के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही। और इससे हमें यही पता चलता है कि पैसे और डोंडो बहुत पहले से ही नल के साथ है और वो उन दोनों को ढूंढ ही रही थी कि तभी यहाँ पर नोतोरा आ जाता है और नल से पूछता है कि क्या नल किसी को ढूंढ रही है, लेकिन नल उसके बातों को इग्नोर करती है। लेकिन तभी अचानक से
वहाँ पर एक धमाका हो जाता है जिससे नल भी सीरियस हो गई थी। और तभी हम धमाके के अंदर पैसे और डोंडो को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और ऊपर से उनके मास्क भी टूटे हुए थे। और इन दोनों की ऐसी हालत देखकर नल तो शौक में पड़ जाती है और नोतोरा से पूछती है कि क्या ये काम नोतोरा ने किया, क्या उसने डोंडो और पैसे के मास्क को तोड़ दिया। और इस पे नोतोरा भी एग्री करता है क्योंकि ये काम उसने ही किया, क्योंकि उसने अब नल को उसके साथ लड़ने की एक वजह दे दी। उसने नल के साथियों को बुरी तरीके से मारा ताकि नल गुस्से में आ जाए और उससे लड़े। और सच में नल अब काफी ज्यादा भड़क गई थी जो सीधे नोतोरा से लड़ने लगती है। और नोतोरा भी अपनी पूरी ताकत लगा के नल से लड़ने लगता है, लेकिन नल अभी नोतोरा से काफी ज्यादा ताकतवर थी जिससे उसे नल से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन तभी अचानक से नोतोरा एक अलग टेक्निक को इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर नल भी काफी ज्यादा शौक में पड़ गई थी। और पलक झपकते ही नोतोरा नल के सिर पर अटैक कर देता है जिससे नल का होलो मास्क टूट गया था और उसका सिर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। और फिर कुछ देर बाद वो नल को फेंकने के लिए मेंशन के बाहर आ जाता है और बेहोश नल को सुनाने लगता है कि लड़ाई में फर्क सिर्फ जीत और हारने से पड़ना चाहिए, ना कि किसी वजह से। और तभी यहाँ पर जायला भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि नोतोरा ने जिस नई टेक्निक का इस्तेमाल किया था नल को मारने के लिए, वो असलियत में जायला की डिवाइस का कमाल था। सीधे शब्दों में कहूँ तो जायला ने नोतोरा की हेल्प की है नल को मारने के लिए। और उस टाइम तो जायला एक एस्परा भी नहीं था, तो उसने नल के पोस्ट को लेने के लिए ये काम किया। और फिर नोतोरा बिना हिचकिचाए नल, पैसे और डोंडो को कई फीट ऊपर से फेंक देता है। और उसने नल को जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसके साथ एक बार बराबरी का मुकाबला करना चाहता है। और जब तक नल वापस लॉस नोसेस पर आएगी तब तक नोतोरा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। और अब क्योंकि इन दोनों का काम खत्म हो चुका है तो ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक तेज रोशनी नीचे से निकलने लगती है जो देखकर नोतोरा भी हैरान था। और ये तेज रोशनी नल के बॉडी से निकल रही थी और इसकी वजह से वो कुछ ही सेकंड में एक छोटी बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये देखकर नोतोरा हैरान तो था लेकिन ऊपर से वो काफी खुश भी था क्योंकि अब इस हालत में नल को वापस लॉस नोसेस पे आने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और फिर वो इन तीनों को इसी हालत में छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। और इस तरफ कुछ देर बाद नल को होश आ गया था लेकिन अब उसका याददाश्त मिट चुकी थी। जब सब कुछ भूल गई थी उसे डोंडो और पैसे तक को याद नहीं था कि आखिर वो दोनों कौन थे। और पैसे और डोंडो नल की ऐसी हालत देखकर समझ गए थे कि अब उनकी मास्टर नल पहली नल नहीं रही, वो अब सब कुछ भूल चुकी है। और अब उन दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्योति नल को प्रोटेक्ट करना, चाहे इसके लिए उन दोनों को अपनी जानें क्यों ना गंवाना पड़े, क्योंकि अब वो नल को और दुख में नहीं देख सकते। और अब उन दोनों को ही नल को नोतोरा और जायला पुरुष से बचाना होगा। तो वो दोनों नल को प्रोटेक्ट करने का कसम खाते हैं। और भाई ये दोनों कसम से कितने कूल लग रहे हैं यार, बातें भी इतनी तगड़ी तगड़ी कर रहे हैं मैं बता भी नहीं सकता। अब तक तो सिर्फ हमने इन दोनों की फनी पर्सनैलिटी देखी थी लेकिन सीरियस पर्सनैलिटी अब देखी है। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जायला ने रेंजी की हालत खराब कर दी थी क्योंकि जायला ने रेंजी के शरीर के आधे अधूरे हिस्से तोड़ दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी रेंजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा है, तो ये देखकर जायला फिर से उसके एक पार्ट को तोड़ देता है जो कि रेंजी का पैर था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रेंजी हार नहीं मान रहा था और ये देखकर जायला उसके और एक पार्ट को तोड़ देता है जो कि रेंजी का कमर था। और इससे रेंजी की हालत और ज्यादा बदतर हो जाती है। और अगर जायला ने रेंजी के शरीर के और एक हिस्से को तोड़ दिया तो शायद ही रेंजी जिंदा बच पाएगा। लेकिन तभी अचानक से एक लिक्विड आके जायला को हिट करती है जिससे जायला को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस लिक्विड से रेंजी का डॉल जायला के हाथ से फिसल गया जो तुरंत आके पैसे पकड़ लेता है। और असलियत में ये पैसे का इन्फिनिट सिल्क अटैक था। और इस तरफ डोंडो भी भागते हुए अपने मुंह को खोल लेता है जिससे एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और भाई लिटरली उसके मुंह से बाबा बाबा निकल आता है यार, जो देखकर ये सब भी शौक में पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने तो बाबा बाबा को लॉस नोसिस के बाहर ही छोड़ के आए थे, तो अब वो यहाँ पर डोंडो के मुंह से कैसे आया। तो इस पे पैसे उसके पीठ पर चढ़ते हुए कहता है कि बाबा बाबा उनका एक साथी तो है ही, ऊपर से वो एक कॉम्बैट स्पिरिट बग है जो अपने शरीर को छोटे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और वो पहले से ही डोंडो के मुंह के अंदर था लेकिन उन्होंने इसके बारे में नल और उन्हें नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि इसकी वजह से कहीं नल की यादें वापस ना आ जाए, क्योंकि वो दोनों नल को लड़ाइयों से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन अब ना चाहकर भी नल की यादें वापस आ चुकी है, तो अब उनका फर्ज बनता है कि वो नल की सुरक्षा करें। तो अब उन दोनों को ये सब छुपाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो ये बोलकर जायला के ऊपर टूट पड़ा है। और इस तरफ नोतोरा और नल अभी तक लड़ ही रहे थे जिस पे दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और नल को ऐसा धीमा पड़ता हुआ देख नोतोरा उसे ट्रोल करने लगता है। और अब नल भी नोतोरा की हरकतों से काफी ज्यादा पक चुकी थी जो अब सीरियस होकर लड़ने का मूड बना लेती है क्योंकि अब वो अपने असली फॉर्म में आने के लिए रेडी थी। नल को इतना ज्यादा सीरियस देखकर नोतोरा समझ जाता है कि अब वो क्या करने वाली है। और तभी नल नोतोरा से कहती है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था उसे इस छोटी सी लड़ाई के लिए अपने रिलीज फॉर्म को यूज करना होगा। और फिर वो ये बोलकर अपनी जान पकड़ को रिलीज करने लगती है जो देखकर नोतोरा उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस वो काफी लेट हो चुका था क्योंकि नल ने अपनी जान पकड़ रिलीज करी थी जिसका नाम प्राइस गाम्यूजा है। और नल जैसे ही अपने जान पकड़ का नाम लेती है तो तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़ी और तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। और लिटरली एनर्जी काफी ज्यादा दमदार था यार जिसे खुद नोतोरा तक संभाल नहीं पा रहा। और तभी हम नल के फाइनल फॉर्म को देखते हैं जो कि अब एक आधे घोड़े
बड़ी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उसके पास अपना एक भाला भी था जिसे पकड़ के वो अपनी पूरी ताकत से नोतोरा की तरफ फेंक देती है और इस अटैक को नोतोरा अपनी पूरी मेहनत से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिटरली ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि नोतोरा उसे रोक ही नहीं पाता और नल की ऐसी ताकत को देखकर इचिगो के तो तोते उड़ चुके थे। और इस तरफ जायला की फाइट में पैसे बाबा के साथ उसके ऊपर टूट पड़ा है, लेकिन जायला आसानी से उन्हें रोकते हुए कहता है तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन तभी पैसे अचानक से छलांग लगा के अपने हथियार को निकालने के लिए अपने चड्डी के अंदर हाथ को डाल देता है, जो देखकर जायला भी शौक में पड़ गया था कि आखिर ये बंदा कैसी हरकत कर रहा है। और तभी पैसे अपनी चड्डी से चमकती हुई हथियार को निकाल लाता है। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो उसकी हिडन जानपक्तो है जो उसने अपनी मिनी साइज चड्डी में छुपा के रखी थी। ये उसकी चड्डी नहीं बल्कि डोरेमोन के अंडरग्राउंड पॉकेट है। खैर सिग्मा पैसे तुरंत अपने जानपक्तो को निकाल कर जायला के ऊपर अटैक कर देता है और लिटरली भाई वो इस काम में सक्सेस भी हो गया था क्योंकि उसने जायला को घायल कर दिया, थोड़ा सा ही सही किया तो। और पैसे को ये करता हुआ देख रेंजी और इचिरा के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने इतनी मेहनत की फिर भी जायला को एक खरोच तक नहीं दे पाए। लेकिन उस फटीचर पैसे ने बहुत ही आसानी से पैसे को घायल कर दिया जो कि लगभग नामुमकिन था। क्या तुमने देखा जायला, ये मेरी हिडन ब्लेड है अल्टीमा। ये एक शानदार और लाइटनिंग ब्लेड है जिसमें रेशी भर भर के है, तो अब हार मानने के लिए तैयार हो जाओ जायला। और अब जायला भी काफी ज्यादा भड़क चुका था क्योंकि एक नौसिखिए ने उसे घायल कर दिया, तो वो गुस्से से अपने दो बड़े क्रिएचर को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जाओ और उस कमीने को मौत के घाट उतार दो। और ये दोनों पैसे को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंटी मारता है सुपर दोंदो और फिर लिटरली भाई वो अपने मुंह से एक हथौड़े जैसे एक चीज को निकाल लाता है जो कि उसका जानपक्तो था। और भाई वो अपने जानपक्तो से एक ही झटके में उस दो बड़े हाथी जैसे क्रिएचर को मार के दूर फेंक देता है, मानो जैसे वो दोंदो के सामने कुछ हो ही ना। अरे भाई ये पैसे और दोंदो तो काफी सीखमा बनते जा रहे हैं यार। और यहाँ पर जायला भी दोंदो की ताकत को देखकर शौक में पड़ चुका था और तभी पैसे एकदम बेरेस स्टाइल में जायला से बोलता है, जायला पोरो तुम्हारे हारने की सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि तुमने हमें हल्के में ले लिया। तुमने ये मान लिया था कि तुम्हारे दुश्मन कमजोर हैं और वो हार मान चुके हैं और ऐसा होता भी, लेकिन बात अगर मास्टर नल की हो तो हम उस पर थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं दिखाते। और फिर वो दोनों की पीठ पर चढ़ जाता है। इस गलत फहमी में मत रहना जायला कि हम बहुत कमजोर हैं, अब हम पहले से बहुत बदल चुके हैं। और फिर वो अपने जानपक्तो को निकाल लेता है और भाई दोनों भी अपने मुंह को खोल लेता है, यार अब हम जो अटैक करने वाले हैं शायद ही तुम वो झेल पाओ। और भाई जायला तो अभी तक शौक में ही था जो चुपचाप इन दोनों की बातों को सुन रहा था। और तभी भाई दोनों अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल को निकाल रहा है और ये सेम प्रोसेस वैसे भी कर रहा है। असलियत में ये दोनों अब अपने शीरो अटैक को लॉन्च करने वाले हैं जो कि उन दोनों का कॉम्बाइन अटैक है। और भाई ये दोनों इस रूप में जितना ज्यादा कूल लग रहे हैं उनका अटैक उतना ही ज्यादा खतरनाक है यार, क्योंकि उनकी कॉम्बाइन अटैक आसपास की सभी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है और एब्सॉर्ब करते करते वो दोनों एनर्जी बॉल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। और ये देखकर रेंजी और इचिरा भी शौक में थे क्योंकि उन दोनों ने सोचा ही नहीं था कि पैसे और दोनों इतने ज्यादा कमाल के अटैक कर सकते हैं। और उनकी शीरो लिटरली आसपास के सभी लाइट को सोख रही थी और अब इन दोनों का अटैक पूरा रेडी है जो वो तुरंत जायला के ऊपर थ्रो कर देते हैं। और जायला जो इस अटैक को देखकर अपने होश ही खो चुका था जो सीधे आके उसे हिट कर देते हैं। और इस तरफ हम नल को देखते हैं जिसने अभी तक नोतोरा को मारा ही नहीं था, तो वो नोतोरा को हार मानने को बोलती है, लेकिन नोतोरा हार मानने से साफ इनकार कर देता है जो देखकर नल उसे मारने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन वो अटैक कर पाती कि तभी वो अपने बच्चे वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो देखकर इचिको भी शौक में पड़ गया था क्योंकि उसका रूप अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया। और नोतोरा भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है जो हंसते हुए नल को एक जोरदार किक मार देता है जिससे छोटी नल दूर जाके गिरती है और नल को ऐसे देख इचिको उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन तभी नोतोरा के उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। हार मान लो बच्चे, नल ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब तो वो भी लाचार पड़ी है। और फिर वो टेस्ला को ऑर्डर देता है कि वो आके इचिको को संभाले, उसके साथ जो चाहे वो करे, अगर वो इचिको को मार भी दे तो इससे नोतोरा को कोई शिकायत नहीं होगी। और फिर वो जाके उरीहिमे को पकड़ लेता है। शांत रहो लड़की, शांत शांत शांत, तुम बस कारनामा देखती जाओ तुम्हारे दोस्त के साथ क्या होता है। और इस तरफ टेस्ला इचिको के साथ लड़ने के लिए अपनी जानपक्तो को रिलीज कर देता है जिससे उसका रूप ट्रांसफॉर्म होके एक बड़े जंगली सुअर में बदल जाता है जो बिना वक्त गवाए इचिको को धोबी की तरह धोने लगता है, जिसपे इचिको को हद से ज्यादा दर्द होता है। और उरीहिमे भी इचिको को ऐसे मार खाता हुआ नहीं देख पा रही थी, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है सिवाय चिंता करने की। और इस तरफ हम जायला की फाइट में देखते हैं जहाँ पर पैसे और दोनों के अटैक से एक बड़ा ब्लास्ट हो चुका था और इस अटैक से पैसे और दोनों भी काफी ज्यादा थक चुके थे क्योंकि उसमें उनकी आधी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और तभी हम जायला को देखते हैं जिससे इतने पावरफुल अटैक के बाद भी एक खरोच तक नहीं आई जो देखकर इन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असलियत में जब पैसे और दोनों का शीरो अटैक जायला के ऊपर लगने वाला था तभी उसने उस अटैक को दो हिस्सों में बांट दिया जिससे जायला को थोड़ी सी भी खरोच नहीं लगी। और इस अटैक को फेल करने के लिए जायला को काफी सारा वक्त मिल गया क्योंकि दोनों और पैसे काफी ज्यादा स्लो है। और जायला ने दोनों और पैसे को पहली बार देखते ही पहचान लिया था कि वो दोनों नल की सबऑर्डिनेट्स अलंकार है और उसने तभी से ही उनके अटैक्स को नापना शुरू कर दिया, उनके अटैक टेक्निक, उनके मूवमेंट्स और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को। और उसे उन दोनों के शीरो अटैक के बारे में सब कुछ पता है कि उसकी एनर्जी क्वांटिटी कितनी है और उसकी तेजी कितनी है और
उसी ने इसी को अच्छे से कैलकुलेट किया और सही मौके का इंतजार किया। और वह जायला को इन दोनों का नाम तक पता है यार, मतलब समझ लो कि इसके पास पेशे और डोंडो की पूरी कुंडली है। और उसकी नॉलेज को देखकर पेशे और डोंडो भी शौक में पड़ गए थे। पेशे, डोंडो, सोल रिपर और क्विंसी, क्या तुम लोगों को पता है कि तुम क्यों हारे? क्योंकि तुम सभी ने एक साथ मिलकर मुझ पर पहले ही अटैक नहीं किया। वजह यही है और ये साफ है। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हारे सारे अटैक टेक्निक खत्म हो चुके हैं। तुम लोगों ने बहुत 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 मेहनत की, इसमें बहुत मजा आया, लेकिन इस लंबे सफर का अंत आ चुका है। चलो अब इस लड़ाई को जड़ से उखाड़ लाते हैं। और ये बोलकर जायला लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम बवासीर के मेंशन पर देखते हैं, जहाँ पर बवासीर मुर्दे हालत में पड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम एक नए बंदे को भी देखते हैं जो कि एक एस्पारा था। और असलियत में ये एस्पारा यहाँ की जांच पड़ताल करने आया है, जिस पे उसकी नजर रुकिया पर पड़ती है। और भाई रुकिया अभी तक मरी ही नहीं थी, जिसकी सांसें अब थोड़ी थोड़ी चल रही थी, जो देखकर वो रुकिया को मारने का डिसाइड कर लेता है। और इस तरफ साधो और जोपर बाबा अधमरे हालत पर जमीन पर पड़े हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर नल्ले बेरोजगार एक्सक्यूआस की टीम आ जाती है, जो इन दोनों को मारने के लिए रेडी थे। अरे भाई इनको बचाने कोई आएगा कि नहीं यार, या फिर इनकी मौत यहीं पर तय है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। और इस तरफ इचिको लगातार टेस्ला से मार खा रहा था। और टेस्ला भी उसके ऊपर थोड़ी भी हमदर्दी नहीं दिखा रहा, जो उसे कुत्तों की तरह पीटने लगता है। और ये सब नजारा ओढ़ी में से देखा नहीं जा रहा था। और तभी इचिको जैसे तैसे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टेस्ला उसके हाथ को ही तोड़ देता है यार, जिससे डर के मारे इचिको चिल्लाने लगता है। और इचिको की ऐसी हालत देखकर ओरिहिमे को पैनिक अटैक आने लगती है, जो बार बार इचिको का नाम ही ले रही थी। और यहाँ पर टेस्ला भी बहुत ही बेरहमी से इचिको को पीट रहा था, जिस पे इचिको चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, बल्कि वो तो रेंगते हुए ओरिहिमे को बचाने की कोशिश करने लगता है। तो ये देखकर नोतोरा टेस्ला को ऑर्डर देता है कि वो इचिको को एक ही झटके में मार दे। और टेस्ला भी अपने मालिक के ऑर्डर को मान लेता है, जो एक जानलेवा मुक्का इचिको के ऊपर मार देता है। और इचिको चाहकर भी इस मुक्के को नहीं रोक सकता, लेकिन तभी अचानक से कोई इस मुक्के को रोक लेता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ इचिको, क्या तुमने हार मान ली? क्या अब तुम मरने वाले हो? और भाई ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बेडेस सिग्मा अल्ट्रा प्रो केनपाची जराकी था, जो एक दमदार एंट्री मार चुका है। और इचिको केनपाची को यहाँ देखकर शौक में पड़ गया था कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कैसे टपका, वो भी बिल्कुल सही टाइम पर। और अब केनपाची ने इचिको की जान बचा ली थी। और केनपाची को देखकर ही नोइतोरा उसकी पावर का अंदाजा लगा लेता है कि जरूर केनपाची कोई एरा गहरा बंदा तो नहीं है। और तभी टेस्ला केनपाची से पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ पर कैसे टपका, लेकिन केनपाची इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर टेस्ला काफी ज्यादा भड़क जाता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर नोइतोरा उसे चिल्ला के ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन अफसोस अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बीस्ट केनपाची एक ही स्लैश में टेस्ला को 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे उसकी धज्जा उड़ जाती है। और इचिको तो ये देखकर शौक में पड़ चुका था, क्योंकि केनपाची ने इतनी आसानी से ही टेस्ला को टपका दिया। और अब केनपाची नोइतोरा को टपकाने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी इचिको उससे पूछता है कि आखिर केनपाची यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि सोल सोसाइटी ने तो इचिको की मदद करने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन केनपाची इसका जवाब ना देते हुए इचिको को एक जोरदार किक मार देता है, जिससे इचिको काफी ज्यादा भड़क गया था। लेकिन वो फिर से उससे यही सवाल पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया और आखिर वो यहाँ पर आया कैसे, जिस पे केनपाची कहता है कि उसको होइकु मुंडो में आने की मदद कीसुके उड़ाहरा ने की, क्योंकि एक उड़ाहरा ही है जिसे होइकु मुंडो में आने का सीक्रेट रास्ता पता है। और भाई तभी हमें और एक बात पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ अकेले केनपाची ही नहीं आया, बल्कि यहाँ पर सिग्मा ब्याकुया, उनाहाना और मायूरी भी आया है। मतलब भाई सोल सोसाइटी की तगड़ी गैंग आई है यहाँ पर। अब तो इन अहंकार की खैर नहीं। बाय द वे ब्याकुया का सामना होता है उसी एस्पारा से जो रुकिया को खत्म करने ही वाला था, और इसका नाम था जोमारी। खैर मैं इसका एक निकनेम रख लेता हूँ, तो इसका निकनेम होगा टकलो, क्योंकि मुझे ये सब नाम याद रखने में आसानी होती है, समझा करो। और टकलो को देखकर ब्याकुया भी काफी ज्यादा सीरियस था, और टकलो जो ब्याकुया के बैडेज रूप को देखकर ही समझ गया था कि जरूर ब्याकुया एक कैप्टन है। और इस तरफ मायूरी का सामना होता है जायला पोरो से, और जायला जो मायूरी को याद देखकर काफी कंफ्यूज था कि आखिर ये नया बंदा यहाँ पर कैसे टपक पड़ा। और भाई आप लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हो, क्या कोइंसिडेंट है, ये दोनों ही पागल साइंटिस्ट एक दूसरे से लड़ेंगे। खैर लोहे को तो लोहा ही काट सकता है। और इस तरफ उनाहाना और इसानी का सामना उन्हीं एक्सक्यूआस की टीम से हो जाती है, जो सादो और जोपर बाबा को टपकाने आए थे। खैर इनकी बैटल्स को हम बाद में कवर करेंगे, पहले केनपाची और नोइतोरा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ ये दोनों लड़ाकू लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये दोनों ही अपने फिजिकल अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ही काफी ज्यादा जबरदस्त थे। और केनपाची को ऐसे लड़ता हुआ देख इचिको से कहता है कि केनपाची लड़ाई में ढीला मत दे, नोइतोरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और केनपाची उससे अकेले नहीं लड़ पाएगा ऐसे। लेकिन केनपाची उसकी बातों को सुनकर उसके ऊपर हंसने लगता है, जो देखकर इचिको काफी ज्यादा भड़क गया था। लेकिन तभी याशिरो आके उसे बुरी तरीके से कूटने लगती है, क्योंकि इचिको केनपाची को डिस्टर्ब कर रहा है। केनपाची को इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, और याशिरो की ये बात सुनकर इचिको भी केनपाची के ऊपर गौर करता है, जहाँ सच में केनपाची लड़ते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जैसे उसे इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा हो। और याशिरो जो केनपाची को चीयर अप करने लगती है, जो देखकर केनपाची भी उसकी बातों पर रिएक्ट करता है। तो ये देखकर नोइतोरा और ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से केनपाची उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई पर फोकस ही नहीं कर रहा। तो तभी वो
केनपाची से कहता है कि केनपाची को इस लड़ाई में काफी मजा आ रहा है ना, लेकिन इसके बाद वो मजा करना भूल जाएगा क्योंकि ये लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई होगी। और फिर वो केनपाची से उसका नाम पूछता है, जिसपे केनपाची अपना इंट्रोडक्शन दे देता है कि वो 11 स्क्वाड का कैप्टन है केनपाची जाराकी। और नोइतोरा भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एस्पारा नंबर 5 है नोइतोरा गिल्गा। और फिर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, जिसमें ये दोनों अपने फिजिकल अटैक से ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर की लड़ाई दे रहे थे। केनपाची लगातार बैक टू बैक उसके ऊपर अटैक के ऊपर अटैक करता जाता है और नोइतोरा भी लगातार उसके अटैक को डिफेंड करते हुए बैक टू बैक उसके ऊपर भी अटैक करता जाता है। ये दोनों ही बीस्ट एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और अब नोइतोरा को भी इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि अब फाइनली नोइतोरा को उसके टक्कर का लड़ने का बंदा मिला है जिसे वो अपनी पूरी शौक से हराएगा। और ये देखकर केनपाची भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि अब लड़ाई तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और इस तरफ हम उनाहाना और इसानी को देखते हैं जो एक्सक्यूवास के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो स्क्वाड 4 की कैप्टन उनाहाना रेत्सु है और इसाने कोटेत्सु उसकी लेफ्टिनेंट है और उनकी स्क्वाड हीलिंग की है। तो वो यहाँ पर सबको हील करने आए हैं। उनका इरादा लड़ना तो बिल्कुल नहीं है, अगर ओपोनेंट्स के बंदे हमला ना करे तो। उनाहाना की ये बात सुनकर एक्सक्यूवास की टीम भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद ये सभी यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं और उनाहाना और इसानी को यही छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। इसानी ये देखकर कंफ्यूज होती है कि आखिर उनके दुश्मन उन्हें ऐसे ही छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन तभी उनाहाना उससे कहती है कि उनका काम खून रोकना है, खून बहाना नहीं। वो दोनों यहाँ पर हीलिंग का काम करने आए हैं जो वो बखूबी करेंगे, चाहे वो उनके टीम का मेंबर ही हो या कोई अलंकार। अरे भाई क्या माइंड सेटअप है यार इस बंदी का, कोई भला अपने दुश्मन को क्यों हील करेगा यार। खैर चलो एनीमे में यही है तो मुझे एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। बाय द वे इस तरफ मायूरी को यहाँ देखकर जायला उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिस पे मायूरी से कहता है नाम जानकर क्या करोगे, हम तो पैदाइशी बदनाम है। और ऊपर से मायूरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसके सामने एक एस्पारा खड़ा है और होइकु मुंडो तो उसके लिए एक खजाना है। क्या सभी साइंटिस्ट ऐसे ही पागल होते हैं यार, इसका जवाब मुझे कमेंट में देना। और जायला मायूरी की ऐसी बिहेवियर देखकर हैरान होता है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है। और रेंजी और इचिदा को तो ये सपना जैसा ही लग रहा था क्योंकि एक असंभव कांड जो हो चुका है यहाँ पर, उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक बिन बुलाया मेहमान यहाँ पर टपक पड़ेगा। तो इचिदा उससे हैरानी से पूछता है कि आखिर मायूरी यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मायूरी बहुत याद दिलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो इचिदा को भूल गया था। वाह क्या नाटक है, नाटक तो करेगा ही क्योंकि इचिदा ने उसे पेला जो था। और मायूरी की ये हरकत देखकर इचिदा भी भड़क गया था क्योंकि वो साफ तौर से इचिदा की बेइज्जती कर रहा है। और तभी यहाँ पर पत्थरों को छेड़ते हुए पैसे और दोनों अपनी सुपर एंट्री मार रहे हैं, जिनकी घटिया एंट्री देखकर रेंजी और इचिदा शॉक में पड़ गए थे कि आखिर ये दोनों इतना मार खाने के बाद भी इतने एनर्जी में कैसे हैं। और तभी जायला मायूरी से कहता है कि वो उसका नाम नहीं पूछेगा क्योंकि अब मायूरी उसके हाथों से बुरी तरीके से मरने वाला है। लेकिन इसमें मायूरी कहता है कि जायला जैसा सोच रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला और मायूरी को जायला का नाम जानना है क्योंकि जायला को मारने के बाद वो उसका नाम अपने लिस्ट पर लिखेगा। और मायूरी की ये बात सुनकर जायला उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि उसे ये सब बकवास लग रहा था, लेकिन वो इस लड़ाई को ज्यादा देर तक खींचना नहीं चाहता। तो वो अपने टेंटिकल्स से सीधे मायूरी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर रेंजी और इचिदा घबरा गए थे क्योंकि अब मायूरी के साथ भी सेम ऐसा ही होगा जैसा उन दोनों के साथ हुआ था। और मायूरी भी जायला के इस अटैक से नहीं बच पाता, जो आसानी से मायूरी को निगल के उसका एक कठपुतली बना देता है। और अब होगा मौत का असली खेल। और इचिदा और रेंजी जो ये देखकर हैरान थे कि आखिर मायूरी जैसा एक कैप्टन जायला के अटैक पर इतनी आसानी से कैसे फंस सकता है। और तभी जायला मायूरी से कहता है तुम चाहे कैप्टन हो या और कुछ, लेकिन तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम पर ही बाकी सभी की उम्मीद थी जो कि अब टूटने वाली है और अब मुझे तुम्हारे इस अंत पर तरस आ रहा है। लेकिन तभी मायूरी बैरेज मूड में कहता है ओ अच्छा तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है, लेकिन शायद आगे जो होगा तरस तो मुझे तुम पर दिखाना पड़ेगा। और मायूरी की ये बात सुनकर जायला भी सीरियस हो जाता है और इस सिर्फ टकलू ब्याकुया को देखकर काफी हैरान था। तो वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन इस पर ब्याकुया कोई भी जवाब नहीं देता। तो फिर भी टकलू बाबा ब्याकुया से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एस्पारा नंबर 7 जोमारी है। और वो फिर से ब्याकुया से उसका नाम पूछता है, लेकिन इस पे ब्याकुया कहता है कि उसे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, वो बस ये मान के चले कि वो दोनों दुश्मन है। और फिर वो टकलू से पूछता है क्या रुकिया के साथ लड़ाई उसने की, लेकिन इस पे टकलू कहता है कि रुकिया के साथ लड़ाई उसने नहीं की, वो तो बस लड़ाई के बाद रुकिया को टपकाने आया था, जो कि अब वो करने वाला है। लेकिन ब्याकुया के रहते वो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। ये बात अब तक इस बंदे को नहीं पता कि इसका सामना आखिर किस तोप के साथ हुआ है। और तभी टकलू ब्याकुया से कहता है कि अगर ब्याकुया उस घायल लड़की को बचाने की कोशिश करना चाहता है तो वो ऐसा ना करे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो लड़की यानी रुकिया जरूर मरेगी। लेकिन इस पे ब्याकुया एक ही बात बोलता है कि जो होगा आगे देखा जाएगा। और भाई वो लिटरली एक ही सेकंड में टकलू के पीछे आ जाता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन भाई ये टकलू भी कम नहीं था यार, जो पलक झपकते ही ब्याकुया के पीछे ही आ जाता है। लेकिन ब्याकुया अटैक करने से पहले ही वहाँ से हट गया था। और तभी हम देखते हैं इस टकलू का एक क्लोन बन चुका था भाई, मतलब ये बंदा अपना क्लोन्स बना सकता है। और फिर टकलू ब्याकुया से कहता है कि पूरे एस्पारास में से उसकी जान पट्टू ही सबसे ज्यादा तेज है और उसने अपने जान पट्टू को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया जिससे वो अपना क्लोन बना सकता है। लेकिन ये बंदा अपनी इस बात को क्लियर ही नहीं कर पाता क्योंकि ब्याकुया एक ही झटके में उसके दोनों क्लोन को
ही टपका देता है और ब्याकुया जानता था कि इनमें से एक भी बॉडी असली नहीं है, असली वाला कहीं और है। लेकिन डेविड अचानक से अपने 5 क्लोन से ब्याकुया को अटैक कर देता है, जिसपे ब्याकुया को बचने का मौका नहीं मिलता। अलविदा कैप्टन, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता। तुम्हारे हारने का वजह है सिर्फ तुम्हारा घमंड, इतना घमंड कि अपना नाम भी नहीं बताया। और ये बंदा ये बात बोलकर ही शॉक पे पड़ गया था, क्योंकि भाई ब्याकुया उसके चंगुल से इजीली निकल गया था यार, जिसकी से भनक तक नहीं लगती। असलियत में ब्याकुया ने टकलू के चंगुल से बचने के लिए एक ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि उसने यूरोइची से सीखा था, और उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसे इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। और टकलू भी ब्याकुया को ऐसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसके अटैक के बावजूद भी ब्याकुया का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। और तभी ब्याकुया उससे कहता है, घमंडी मैं नहीं तुम हो एस्परा, लेकिन घबराओ मत, तुम्हारे हारने की वजह घमंड नहीं होगी, वो होगी हम दोनों की ताकत का फर्क। और ये बोलकर ब्याकुया अटैक करने के लिए रेडी होता है। और अब हम इस तरफ हानातारू को देखते हैं, जो ब्याकुया के साथ आया था, लेकिन ब्याकुया आते ही कहीं खो गया, जिसे वो ढूंढ रहा है। और ऊपर से वो काफी घबराया हुआ भी था, क्योंकि ये जगह अनजान थी और खतरों से भरी थी। और इस तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, और अब क्योंकि टकलू को ब्याकुया ने घमंडी बोल दिया था, तो इसके रिप्लाई में टकलू कहता है कि वो घमंडी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्याकुया उसका दुश्मन है और एक कैप्टन भी, और वो ब्याकुया को अपने बराबरी का मानता है, जिससे उसने ब्याकुया को एक कैप्टन की तरह इज्जत दी और उससे एक कैप्टन की तरह पेश आया। लेकिन ब्याकुया ने इस पर कठोरता दिखाई, तो घमंडी तो ब्याकुया ही हुआ। लेकिन इस पे ब्याकुया कहता है, एक अहंकार को लगता है कि वो मेरी बराबरी कर सकता है, सिर्फ यही बोलना ही एक घमंड है, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं। ये सुनकर टकलू की सनक जाती है, क्योंकि वो समझ गया था कि ब्याकुया नहीं सुधरेगा, तो उसे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और अब वो अपनी जान पख्तों को रिलीज करने के लिए रेडी होता है। और भाई इसकी जान पख्तों रिलीज स्टाइल काफी ज्यादा डरावनी थी यार, क्योंकि वो अपने सिर को ही तोड़ फोड़ के घुमा लेता है भाई, और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक लिक्विड फैल जाती है और एक तगड़ी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके बाद हम उसके फाइनल फॉर्म को देखते हैं, जो कि दिखने में टट्टी था। और भाई उसके शरीर में कितनी आंखें हैं यार, चारों तरफ आंखों से भरी पड़ी है। और फिर वो अपने हाथ के आंख से एक अटैक को रिलीज करता है, जिसे देखकर ब्याकुया तुरंत अपने फ्लैश स्टेप टेक्निक से टकलू के पीछे आ गया था। और ब्याकुया भी समझ नहीं पाता कि ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन तभी ये टकलू हंसते हुए कहता है कि अफसोस ब्याकुया ने काफी लेट कर दिया, क्योंकि उसका अटैक पहले ही ब्याकुया को लग चुका है। और तभी हम देखते हैं सच में ब्याकुया के पैर पर एक मार्क बन चुका था, जो कि टकलू का स्पेशल अटैक है। और इससे अब ब्याकुया का बायां पैर फुल टकलू के कंट्रोल में है। यही उसकी एबिलिटी है, किसी भी चीज को देखकर उसे काबू में कर लेना। और उसके इस अटैक का नाम है आमोर। और जैसे ही वो उस पैर को कमांड देता है, सच में भाई ब्याकुया का बायां पैर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे ब्याकुया चाहकर भी नहीं रोक पा रहा। लेकिन ब्याकुया भी कम थोड़ी ना था, वो बिना सोचे समझे एक ही सेकंड में अपने पैर को काट लेता है। मतलब पूरा नहीं काटता, थोड़ा सा ही काटता है। और सच में ऐसा करने से टकलू का कंट्रोल इस पैर से हट गया था। लेकिन अफसोस अब ब्याकुया भी इस पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जख्म काफी गहरा है। और टकलू भी ब्याकुया के इस फैसले से काफी हैरान है, क्योंकि ब्याकुया ने अपने शरीर को घायल करने में एक सेकंड भी नहीं सोचा। लेकिन ये बंदा भी काफी शातिर है, क्योंकि अब वो अपना टारगेट रुकिया को बनाता है, जो अपनी आंखों से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन एन मौके पर ब्याकुया आके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर टकलू भी ब्याकुया से काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि ब्याकुया का एक पैर घायल होने के बाद भी वो अपने फ्लैश स्टेप टेक्निक को इस्तेमाल कर पा रहा है। और तभी यहाँ पर भागते भागते हानातारू भी आ गया था, जो टकलू को यहाँ देखकर और ब्याकुया के एक पैर को घायल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर रुकिया पर पड़ती है, जो कि बेहोश थी। और हानातारू को यहाँ देखकर ब्याकुया उससे कहता है कि वो इस लड़ाई से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्याकुया के लेफ्ट हाथ पर भी एक मार्क लग चुका था, जो कि उसे रुकिया को बचाने के चक्कर में लगा। और मौका पाते ही टकलू उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्याकुया इस बार भी फिर से अपने हाथ को ही काट लेता है, जिससे उसका लेफ्ट हाथ भी कोई काम का नहीं रहा। और ये देखकर हानातारू तो शौक में पड़ जाता है कि आखिर ब्याकुया कर क्या रहा है ये सब। और तभी ब्याकुया अपने हार्डो आर्ट से रुकिया को आइस से फ्री कर देता है, और हानातारू से कहता है कि वो रुकिया के पास रहे और उसकी हिफाजत करे, और जितना हो सके इस लड़ाई से दूर रहे। और ब्याकुया को ऐसा करता हुआ देख टकलू उससे कहता है कि ब्याकुया ने पहले अपना बायां पैर काटा और अब अपना बायां हाथ, जैसा कि वो उसके दुश्मन हो, उसके शरीर के अंग नहीं। ये फैसला उसके लिए काफी कठोर था, क्योंकि अब ब्याकुया सिर्फ अपने एक पैर और एक हाथ से एक एस्परा की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इस पे ब्याकुया बैरेज मूड में कहता है कि उसने ये बात पहले भी टकलू से कहा था कि उसके और टकलू के पावर के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। और ऊपर से उसने अपना एक पैर खो दिया और अपना एक हाथ भी, लेकिन अब भी टकलू उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर टकलू की और जरा समझ जाती है, और वो ब्याकुया से कहता है कि उसकी पावर किसी चीज को देखकर कंट्रोल करना है, और अब उसके पास जितनी आंखें मौजूद हैं, वो उस हर एक आंख से एक चीज को ही कंट्रोल कर सकता है। और अब उसने अपना 3 आंख पहले ही यूज कर लिया, 2 आंख ब्याकुया के शरीर पर और एक आंख का इस्तेमाल उसने सीक्रेटली किया, जिसके बारे में ब्याकुया को पता नहीं चला। और ये सुनकर ब्याकुया भी थोड़ा सीरियस और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर टकलू ने अपने एक आंख का इस्तेमाल कहाँ किया। और तभी हम रुकिया को देखते हैं, जिसके शरीर पर एक मार्क बना हुआ था, जिसे हानातारू यहाँ से दूर लेके जा रहा था। असलियत में टकलू ने शुरुआत में ही रुकिया के ऊपर मार्क बना दिया था, जिसकी ब्याकुया को भनक
तक नहीं लगी और तभी टकलू रुकिया को कंट्रोल करके हानातारो को एक ही झटके में बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिसे ब्याकुया चाह कर भी नहीं रोक पाता और रुकिया बैक टू बैक ब्याकुया के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे ब्याकुया उसे चोट ना पहुंचा के बचने लगता है। असलियत में टकलू अपने एक आंख से एक चीज को ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर उसका मार्क किसी के दिमाग पर लग जाए तो वो उसके फुल बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि दिमाग ही सभी बॉडी पार्ट्स में मैसेज भेजता है और अगर उस इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तब भी वो उसके कंट्रोल में ही रहेंगे, बिकॉज रीजन इज ब्रेन। और तभी टकलू ब्याकुया को चिल्ला के हिलने को मना करता है और रुकिया तुरंत अपने गले पर अपने ब्लेड को रख लेती है, जिससे वो अपना सर धड़ से अलग करने वाली थी और ये देखकर ब्याकुया ना चाहकर भी रुक जाता है, क्योंकि वो अपनी बहन को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तो तभी टकलू उससे कहता है कि ब्याकुया होशियारी ना दिखाते हुए अपनी जान पत्तों को फेंक दे, क्योंकि वो हार चुका है और मजबूर ब्याकुया भी अपनी जान पत्तों को फेंक देता है। लेकिन तुरंत ही ब्याकुया अपने बाकुरो 61 रिकुजो कुरो से रुकिया को पलक झपकते ही सील कर देता है। मतलब ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगाई बंदे ने और ब्याकुया की ये कांड देखकर टकलू घबरा जाता है और तुरंत रुकिया को कमांड देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रुकिया तो सील थी, वो अपने हाथ तो छोड़ो अपने बाल को भी हिला नहीं सकती और ये देखकर तो टकलू के टोटे उड़ जाते हैं। लिटरली भाई बंदा काफी ज्यादा घबरा चुका था यार। और तभी ब्याकुया उससे कहता है तुम्हारी पावर तो कंट्रोल थी ना, लेकिन अफसोस ये सब पावर मेरे खिलाफ बेमतलब है। और भाई ब्याकुया ये बोलकर अपनी जान पत्तों को छोड़ देता है और तुरंत अपने बांकाई को रिलीज कर देता है। जो देखकर टकलू की फट जाती है और उसके चारों तरफ तुरंत कई बड़े बड़े ब्लेड्स आ जाते हैं और वो ब्लेड्स तुरंत कई फ्लावर पेटल्स में बदल जाती है और ये सब देखकर तो टकलू की फट के हाथ पर आ जाती है यार, जो तुरंत अपने सभी आंखों को रिलीज कर देता है और उन सभी फ्लावर पेटल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आंखें तो सिर्फ मुश्किल से 50 आंखें ही होंगे, लेकिन यहाँ पर तो लाखों फ्लावर पेटल्स हैं जिनसे वो चाह कर भी नहीं बच पाएगा। लेकिन ये बंदा फिर भी हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है इससे बचने के लिए। लेकिन ब्याकुया के एक ही कमांड से वो सभी फ्लावर पेटल्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं एंड बूम, वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्याकुया के इस पावरफुल अटैक से ये पूरा हॉल टूटकर तहस महस हो जाता है और ब्याकुया ने रुकिया को सेफ रखने के लिए उसके चारों तरफ एक सील को बना दिया था और फिर वो सील को हटा देता है, क्योंकि उसे लगा था कि टकलू तो मर चुका है। लेकिन अफसोस टकलू अभी तक मरा नहीं था, लेकिन अब उसके सभी आंखें किसी काम के नहीं रहे और ऊपर से बहुत से ज्यादा घायल भी हो चुका है, जिससे वो खून से लथपथ था। और टकलू को जिंदा देखकर ब्याकुया भी लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है और टकलू का गुस्सा तो अब सातवां आसमान पर था, जिससे वो अपने बच्चे कुछ आंखों को भी यूज कर देता है और ब्याकुया के ऊपर एम करके अटैक कर देता है। लेकिन ब्याकुया इस पे अपने बाकुरो 81 डानकू को रिलीज कर देता है, जिससे उसके आगे एक इनविजिबल सील बन जाती है, जो देखकर टकलू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस सील को तोड़ने के लिए लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो पलक झपकते ही टकलू के पीछे आ जाता है। तुम्हारी बेसब्री ही तुम्हारी ताकत को कमजोर बना रही है, तुम खुद को सबसे तेज एस्परा कहते हो, लेकिन तुम तो हो एक कलंक। ब्याकुया की ये बात सुनकर टकलू भड़कता ही बल्कि भाई उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि ब्याकुया उसकी जान को बख्श दे। और ब्याकुया भी इसकी ऐसे बातों पर थोड़ा कंफ्यूज था, तो इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के टकलू ब्याकुया के चंगुल से बच जाता है और उससे चिल्ला के कहता है कि आखिर ब्याकुया जैसे सोल ईपर्स होलोस को इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं, उन जैसे होलोस ने सोल ईपर्स का क्या बिगाड़ा। वो सब तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए होलोस को खाते हैं, लेकिन सोल ईपर्स उन्हें ऐसा करने नहीं देते, जैसे कि होलोस पर सोल ईपर्स का पूरा हक है। और टकलू ये सब बात बोल ही रहा था कि तभी एक ही सेकंड में ब्याकुया उसके पास आ जाता है, जिसकी तेजी को टकलू देख तक नहीं पाता। भाई मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सोल रीपर हूँ? अगर ऐसा है तो तुम गलत हो, मैं तुम्हें मारूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बहन मेरे गौरव को मारने की कोशिश की। और ये बोलकर ही ब्याकुया टकलू के बॉडी पर एक बड़ा कट लगा देता है और इस अटैक से टकलू को भी पता चल गया था कि वो नहीं बचेगा, जिससे वो जोर जोर से बांजाए चिल्लाने लगता है। और भाई इस बांजाए का मतलब तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये बंदा भौंक क्या रहा है। और कुछ ही सेकंड में टकलू का काम भी तमाम हो जाता है और तभी यहाँ पर ईसानी भी आ जाती है, जिसे कैप्टन उनाहाना ने भेजा था, क्योंकि उनाहाना को ये एहसास हो गया था कि यहाँ पर रुकिया और ब्याकुया काफी ज्यादा घायल हैं, तो उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इस तरफ हम मायूरी को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि जायला ने अपने डॉल से मायूरी के नाक पर डम करके रखा था। लेकिन जायला को इतनी टॉर्चर से भी मजा नहीं आ रहा था, जिससे वो मायूरी के बॉडी पार्ट्स के टॉय को निकाल के उन्हें एक एक करके तोड़ने लगता है और इससे मायूरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और मायूरी को ऐसे लाचार पड़ा हुआ देख रेंजी और इचिदा काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि एक कैप्टन इतनी आसानी से हार मान रहा है। और जायला जो मायूरी को ट्रोल करने लगता है कि मायूरी तो कैप्टन के नाम पे एक कलंक है, एक कैप्टन भला इतनी आसानी से कैसे मार खा सकता है। ये सुनकर मायूरी को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले जायला उसके बॉडी पार्ट्स को तोड़ के उसे फिर से जमीन पर गिरा देता है और मायूरी को फिर से ट्रोल करने लगता है। और लाचार मायूरी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है सिवाय पड़े रहने की। लेकिन मायूरी इस पर भी नहीं रुकता, जो अब मायूरी के हाथ को तोड़ देता है, जिससे
मायूरी को काफी ज्यादा दर्द होता है भाई। और मायूरी को ऐसे तड़पता हुआ देख जायला काफी ज्यादा खुश था, जो एक के बाद एक लगातार उसके बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लगता है। और अब दर्द के मारे मायूरी कहता है कि उसने अपने लाइफ में ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इस तरह और ऐसी जगह पर होगी। लेकिन तभी जायला हंसते हुए मायूरी के गले को ही तोड़ देता है भाई, जो देखकर नीमू घबरा जाती है क्योंकि अब उसके मास्टर का दी एंड होने वाला है। और ये देखकर तो रेंजी और इचिदा शौक में पड़ गए थे। और मायूरी को टपका के तो जायला का खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसने कैप्टन को टपका दिया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि भाई मायूरी मरा ही नहीं था यार, जो सीधे जायला को चिढ़ाने लगता है। और ये देखकर तो जायला के होश उड़ जाते हैं कि आखिर भाई ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उसने तो अपने हाथों से मायूरी को टपका दिया था, तो अब वो जिंदा खड़ा कैसे है। लेकिन मायूरी इस पर कोई भी जवाब ना देते हुए उल्टा उसका ही मजाक उड़ाने लगता है, जो देखकर जायला गुस्से से तुरंत मायूरी के बाकी बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लगता है। लेकिन भाई इससे मायूरी को कुछ नहीं होता, मतलब जायला का अटैक काम तो करता है लेकिन इस पे मायूरी का कोई भी असर नहीं होता। और ये देखकर जायला टेंशन में आ जाता है कि आखिर भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन अब वो गुस्से से मायूरी के डोल को पैरों से कुचलने लगता है, जिसका असर सीधे मायूरी के बॉडी पर हो रहा था। लेकिन इससे मायूरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो देखकर जायला का गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच जाता है। और वो मायूरी से कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि जायला ने तो खुद अपने हाथों से मायूरी के मसल्स और उसके ऑर्गन्स को तोड़ दिया था, लेकिन अब वो जिंदा और खड़ा कैसे है। तो इसके रिप्लाई में मायूरी कहता है कि जायला को अब उसकी इस हरकत से रुक जाना चाहिए, क्योंकि इससे मायूरी के बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मायूरी ने अपने हर एक बॉडी पार्ट्स का डुप्लीकेट बना के रखा है, जिससे वो डैमेज भी हो जाए तो वो उसे रिपेयर कर सकता है। ये सुनकर जायला शौक में पड़ जाता है कि आखिर मायूरी को उसकी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला। तो इस पे मायूरी कंटिन्यू करता है कि उससे ये सब इसलिए पता चला क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले ही जायला और इचिदा के बीच के बैटल को देख लिया था और उसके हर एक कमजोरी का पता लगा लिया था। ये सुनकर तो जायला के और ज्यादा होश उड़ जाते हैं कि मायूरी को ये सब बात कैसे पता चला, क्योंकि वो तो लड़ाई के दौरान यहाँ मौजूद था ही नहीं। तो इस पे मायूरी फिर से कंटिन्यू करता है कि जब भी मायूरी किसी एक दुश्मन से लड़ता है तो वो उसका एक बैकअप प्लान या एक जाल बना के रखता है, जिससे वो अपने दुश्मन को इन्फेक्ट कर देता है, या मान लो अपने दुश्मन के बॉडी पर एक जीपीएस या सीसीटीवी टाइप का एक चीज लगा देता है, जो कि वो पहले इचिदा के साथ कर चुका है, क्योंकि उसकी लड़ाई पहले इचिदा के साथ हो चुकी है। और अब क्योंकि इचिदा की बॉडी पर एक जीपीएस मौजूद है तो अब मायूरी को हर एक सेकंड की खबर मिलती रहती है। ये सुनकर इचिदा हैरान हो जाता है कि आखिर मायूरी ने उसके साथ लड़ते हुए ये कांड कब किया, उसे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वो ये सब सोच कर ही मायूरी को सुनाने लगता है। और इचिदा के बकबक से मायूरी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, और इस मौके का फायदा उठा के जायला अपने टेंटिकल से नीमो को पकड़ लेता है और उसे एक हॉस्टेस की तरह इस्तेमाल करता है, जो देखकर इचिदा और रेंजी परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे। और जायला की इस हरकत से मायूरी भी काफी सीरियस हो गया था, जो अब एक लड़ाई को लड़ाई के हिसाब से लेने के लिए तैयार है। और फिर वो अपने चांद पत्थर को निकाल लेता है, जो देखकर जायला भी काफी सीरियस हो गया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता कि तभी सीधे मायूरी अपने बांखाई को रिलीज कर देता है, जिसका नाम है कोंजिकी। और मायूरी के बांखाई को हमने पहले भी देख रखा है, तो इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और अब उसके बांखाई को देखकर जायला भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये बड़ा क्रिएचर है क्या और ये यहाँ कैसे आया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता कि तभी कोंजिकी अपने मुंह से एक जहरीले स्मोक को निकालता है, जो जायला के चारों तरफ फैल जाते हैं और तुरंत उसके बॉडी पर इफेक्ट करने लगते हैं। और जायला भी ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये गैस आई कहाँ से। तो वो इस गैस से बनी घाव को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर पाता, बल्कि उसके बॉडी पर जहर तो और ज्यादा फैल जाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो बार बार इस जहर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और जायला की इस हालत को देखकर मायूरी एक डेविल स्माइल लेके उसे ट्रोल करने लगता है और बिना वक्त गवाए अपने कोंजिकी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिससे शायद ही जायला बच पाए। और इस तरफ हम इसाने और हानातारू को देखते हैं, जिन्होंने रुकिया को हील कर दिया था। और अब रुकिया जो होश में आ चुकी थी, और आते ही उसकी नजर सीधे अपने बड़े भाई ब्याकुया पर जाती है, जिसे यहाँ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। और ऊपर से उसके हाथ पर एक बड़ा घाव भी था, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। तो तभी ब्याकुया उससे कहता है कि रुकिया उसकी चिंता ना करे और उससे जितना हो सके वो आराम करे, क्योंकि अब उसे मजबूत होना होगा। उसके लिए आगे की लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली। ये सुनकर रुकिया भी चुप हो जाती है, हालांकि उसके मन पर कई सवाल थे, लेकिन वो इस समय इनको नहीं पूछती। और इस तरफ हम नोतोरा और केनपाची को देखते हैं, जो कि एक दूसरे की तारीफ करते हुए अब भी लड़ ही रहे थे। नोतोरा बार बार उसके ऊपर हंसते हुए अटैक करते जाता है, और केनपाची भी हंसते हुए आसानी से उसके अटैक से बचते जाता है। और केनपाची बार बार नोतोरा से कह रहा था कि नोतोरा आखिर सीरियस होकर क्यों नहीं लड़ता, लेकिन नोतोरा इस पे कोई भी जवाब नहीं देता। तो ये देखकर केनपाची उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच एक बड़ी टक्कर होती है, और ये दोनों ही एक दूसरे से दूर जाके गिरते हैं। और इस तरफ ओरी में दौड़ते हुए इचिगो के पास जाती है, क्योंकि इचिगो की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसको उसे हील करना है। लेकिन इचिगो ओरी में से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो पहले नल को हील करे, क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। और ओरी में भी इचिगो की बात को नहीं ठुकराती, हालांकि इचिगो की परिस्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन वो इचिगो की बात कभी नहीं टालती, जो नल को हील करने के लिए चली जाती है। और इचिगो उन दोनों बीस्ट की लड़ाई को गौर से देखने लगता है। और इस तरफ हम सारो को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसे कैप्टन उनाहाना ने हील कर दिया था। लेकिन उनाहाना जो अलग ही चिंता में डूबी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो गया था, जिसके लिए उन्हें
तैयार रहना होगा। और इस तरफ हम मायूरी के बांखाई को देखते हैं जिसने जायला का डी एंड कर दिया था और भाई कौंजिकी जायला को नूडल्स की तरह चबाने लगता है जो कि काफी ज्यादा घिनौना था। और कौंजिकी की ये कांड देखकर इन दोनों की भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि गंदा तो गंदा ही है, लेकिन तभी इन दोनों के पास कौंजिकी का पॉइजन फैलने लगता है जिससे रेंजी इन्फेक्ट हो गया था और एक ही सेकंड में उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन इस पॉइजन से इचिदा को कुछ नहीं होता, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये पॉइजन किसी एक को अगर एक बार इन्फेक्ट कर दे तो वो उसके ऊपर दोबारा काम नहीं करती। और मायूरी ने तो ये पॉइजन पहले उसके ऊपर इन्फेक्ट करके रखा था, इसलिए अब उसके ऊपर इसका असर नहीं हो रहा, ऐसा इचिदा को लगता है। लेकिन तभी इस पॉइजन का असर उसके ऊपर भी हो गया था, जिससे ये पता चल जाता है कि इचिदा गलत था क्योंकि मायूरी के पॉइजन का कोई लिमिट नहीं है। वो अपने सामने आने वाले हर एक चीज को इन्फेक्ट कर देती है, चाहे एक बार हो या 100 बार। और इससे सिर्फ एक एंटीडोट से ही बचा जा सकता है जो कि सिर्फ मायूरी के पास ही है। तो लाचार इचिदा और रेंजी मायूरी से इसका एंटीडोट जल्दी मांगते हैं, नहीं तो उन दोनों का टिकट कट जाएगा। लेकिन तभी नीमो जो अभी तक लटकी हुई थी वो मायूरी से कहती है कि क्या मायूरी उसे फ्री कर सकता है क्योंकि वो काफी देर से ऐसे ही लटकी हुई है। लेकिन मायूरी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, जो देखकर इचिदा और रेंजी गुस्से से उससे कहते हैं कि क्या मायूरी बहरा है, क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा नीमो से मदद मांग रही है। इन दोनों की ऐसी बात सुनकर मायूरी को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो ये एंटीडोट जिसे उन दोनों ने मांगा था वो उसे उन दोनों के सामने ही फेंक देता है और वो टूट कर बिखर जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये तीनों ऐसे ही बहस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से नीमो जोर से चिल्लाती है जैसे कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा हो। और नीमो को ऐसे चिल्लाता हुआ देख ये तीनों भी शॉक में पड़ गए थे कि आखिर अचानक से नीमो को क्या हो गया। और तभी अचानक से नीमो के मुंह से एक पिंक फॉग निकल आती है और वो पिंक फॉग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिसके अंदर से जायला की आवाज गूंज रही थी, यानी अभी तक ये बेशरम मरा ही नहीं। तभी जायला इन तीनों से कहता है कि इन्हें क्या लगा कि वो इतनी आसानी से ही मारा गया, ये उसकी जान पकड़ों की असली पावर है। वो इस पावर की हेल्प से अपने दुश्मन के बॉडी में से फिर से बन सकता है, या फिर ये समझ लो कि वो अपने दुश्मन के बॉडी के साथ अदला बदली कर लेता है, जिससे वो अपने दुश्मन के अंदर के सारे रेशी को सोख लेता है और उस रेशी को इस्तेमाल करके ही वो एक नया जन्म ले सकता है। लेकिन इसे उसका दुश्मन नहीं बच पाता क्योंकि उसके बॉडी में रेशी होती ही नहीं। और तभी जायला अपने बॉडी में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर रेंजी और इचिदा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं ई का बवाल सीज है। और हम नेमो को देखते हैं जो कि अपने होश में नहीं थी और उसके बॉडी का पूरा रंग भी व्हाइट हो चुका था, जैसे कि उसके बॉडी में खून का एक बूंद भी नहीं हो। और जायला को जिंदा देखकर तो मायूरी शॉक में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदा भला इतना पावरफुल अटैक के बाद जिंदा कैसे है। तो मायूरी के ऐसे फेस को देखकर जायला उससे कहता है कि मायूरी जो उसे मारने के लिए मेहनत कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि भले ही वो जितनी बार जायला को मारे वो वापस जिंदा हो ही जाएगा, यही उसकी असली एबिलिटी है, या फिर समझ लो कि वो अमर है। तो इस लड़ाई में मायूरी के जीतने के चांस तो नहीं बनता और यही सब काबिलियत की वजह से ही जायला पूरा परफेक्ट है। लेकिन मायूरी उसके बातों पर गौर ना करते हुए सीधा नेमो के पास चला जाता है और नेमो की हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसकी सांसें चल रही थी जो कि शायद ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और नेमो की ऐसी हालत देखकर ही मायूरी सुन सा पड़ जाता है। तो तभी जायला मायूरी से कहता है कि मायूरी उसके साथी पर ज्यादा ध्यान ना दे क्योंकि वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, अब लड़ाई उन दोनों के बीच है तो वो उन पर गौर करे। और मायूरी इसके रिप्लाई में एक डेविल स्माइल देके उससे कहता है कि जायला की पावर तो सच में कमाल की पावर है, लेकिन अब उसकी ये पावर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी क्योंकि अब मायूरी को इस लड़ाई में मचा रहा है। लेकिन उसके हिसाब से जायला अभी तक अपनी असली पावर को दिखा ही नहीं रहा, वो उसे मायूरी से छिपा रहा है ताकि वो उसे अपने एन मौके पर इस्तेमाल कर सके। तो मायूरी सीधा उसे उस पावर को रिलीज कर देने को बोल देता है और जायला भी ये बात सुनकर बिल्कुल सीरियस हो गया था क्योंकि मायूरी ने बिल्कुल सही पकड़ा है, उसने अभी तक अपनी असली पावर दिखाई ही नहीं। और तभी जायला के एक ही इशारे से मायूरी के पीछे उसका ही बांखाई कौंजिकी अटैक कर देता है, जो देखकर इचिदा और रेंजी और खुद मायूरी तक को हैरान था कि आखिर उसका ही बांखाई उसके ऊपर हमला कैसे कर सकता है। लेकिन मायूरी इस पे कुछ कर पाता कि तभी कौंजिकी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मायूरी नहीं बच पाता। तो ये देखकर जायला जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से मायूरी अब हार चुका है। तो फिर वो हंसते हुए रिवील करता है कि जैसे मायूरी अपने पॉइजन का इस्तेमाल कर सकता है वैसे ही उसके बॉडी पर एक पॉइजन है, अगर उस पॉइजन को कोई भी खा ले या वो पॉइजन किसी के बॉडी पर चला जाए तो उस बंदे का हर एक अंग जायला के कंट्रोल पर आ जाता है, जैसा कि मायूरी के बांखाई कौंजिकी के साथ हुआ क्योंकि उसने जायला को निगल लिया था। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ जीवित प्राणियों पर ही काम करती है और इससे हमें यही पता चलता है कि मायूरी की बांखाई एक जीवित प्राणी है क्योंकि वो अब जायला के कंट्रोल पर है। और मायूरी ये सब बोलकर ही जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि उसके हिसाब से वो ये लड़ाई जीत चुका है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था क्योंकि मायूरी उसके बांखाई को एक ही झटके में फोड़ते हुए आसानी से बाहर निकल आता है और जायला से कहता है कि जायला को क्या लगा, सब कुछ वैसा ही होगा अगर उसकी बांखाई अपने मास्टर की बात ना माने। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है क्योंकि शायद जायला एक बात भूल चुका है कि एक बांखाई यूजर जब चाहे अपने बांखा को रिलीज भी कर सकता है और डिफ्यूज भी कर सकता है। और अब उसके हिसाब से जायला के पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है, तो अब वो जायला के खिलाफ अपने सुपर ड्रग को इस्तेमाल कर सकता है जो कि खुद इसने स्पेशली बनाया है। ये बात सुनकर जायला भी सीरियस हो गया था, लेकिन इस पे मायूरी कहता है कि उसे सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका ये स्पेशल ड्रग
पहले ही अपना काम कर चुका है। और सच में भाई होता भी यही है यार, क्योंकि अब जायला को अपने आसपास का सीन धुंधला सा दिखाई देने लगता है और उसे मायूरी की आवाज भी काफी धीमी सुनाई देने लगती है। असलियत में मायूरी ने ये ड्रग नेमो के बॉडी पर पहले ही डाल के रखा था और अब क्योंकि जायला नेमो के बॉडी से बना है तो अब उसके बॉडी पर वो ड्रग भी घुल मिल गई है, जिससे अब उसका असर धीरे धीरे होने लगा है। और मायूरी ने इस सुपर ड्रग का नाम रखा है सुपर ह्यूमन पॉइजन, जो कि उसने पहली बार जायला के ऊपर ही इस्तेमाल किया है। और इस ड्रग का असर ये है कि विक्टिम को अपने आसपास की आवाज काफी धीमी सुनाई देगी, मतलब वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा कि बंदा बोल क्या रहा है। और ऊपर से उसे आसपास के हर एक चीज काफी जरा स्लो मोशन में दिखाई देगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर किसी एक चीज को पहले के टाइम से स्लो मोशन में कर दिया जाए तो उसका लेंथ यानी टाइम काफी जरा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर से कछुआ और एक घोड़े को ले लो, अगर इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का एक रेस रखा जाए तो ऑब्वियसली घोड़ा कम टाइम में पहले ही जीतेगा, लेकिन कछुआ को 1 किलोमीटर रेस जीतने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक वैसे ही अगर मायूरी जायला के ऊपर अब तेजी से भी अटैक करे तो वो अटैक जायला को काफी जरा स्लो मोशन में दिखाई देगा, चाहे उसकी डिस्टेंस 1 मीटर ही क्यों ना हो। जायला को लगेगा कि वो अटैक उसके बॉडी पर आने में करीब हो सकता है 10 साल या 100 साल या 1000 साल भी लग जाए। ये डिपेंड करता है ड्रग में पॉइजन की क्वांटिटी पर। अगर उसमें 1 बूंद पॉइजन मिलाया जाए तो टाइम पूरा 50 साल तक बढ़ जाता है। लेकिन अब स्पेशली मायूरी ने जायला के लिए इस ड्रग पर टोटल 1 लीटर पॉइजन डाला है, जिससे हो सकता है अब इस अटैक को पहुंचने में जायला के पास 1 अरब साल तक लग जाए। और मायूरी की ये बात सुनकर जायला तो शॉक में पड़ जाता है यार, क्योंकि सच में मायूरी जो बोल रहा है वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था उसके बॉडी पर। लेकिन मायूरी ने इस अटैक पर एक बोनस पॉइंट भी रखा है। इस ड्रग में मायूरी ने और एक ऐसा पॉइजन भी मिलाया है जिससे किसी भी बंदे की सेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर मान लो इस अटैक से किसी बंदे को अब 1 गुना नहीं 10 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा दर्द होगा। और फिर मायूरी ये बोलकर अपनी जान पख्तों को उसकी तरफ बढ़ाता है। और जायला तो अब बिल्कुल सुनसा पड़ चुका था भाई, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से उस जान पख्तों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब जायला भी होश में नहीं था, जिससे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन मायूरी धीरे धीरे अपनी जान पख्तों को उसकी तरफ बढ़ाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जायला और ज्यादा तड़पे, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में 1 सेकंड लेट करेगा और जायला को इनर वर्ल्ड में 100 साल लेट लगेगा। और जायला भी इस पर कुछ भी नहीं कर पाता, जिसे अपनी आंखों के सामने अपना अंत दिखाई दे रहा था। तो अब मायूरी के ड्रग या फिर कहो मायूरी के इल्यूजन में जायला टोटली फंस चुका था। जिसके बाद हम इनर वर्ल्ड में जायला को देखते हैं, जहाँ पर 1-2 साल नहीं बल्कि भाई 1000 साल बीत चुके थे और जायला वही का वही स्टैचू बनकर खड़ा रहा। और क्योंकि अब यहाँ पर काफी समय बीत चुका है तो जायला की एज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे उसका शरीर बुढ़ापा में बदल गया। और अब जायला इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुका था कि अब वो सिर्फ मरने का ही इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि मायूरी की वो ब्लेड आके कब उसकी दिल को छेड़ेगी और उसे इस दर्द से मुक्त करवा देगी, क्योंकि वो 1000 साल से भी ज्यादा से ऐसे ही मायूसी में दर्द में खड़ा रहा, जो कि अब उससे झेला नहीं जा रहा। लेकिन आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में अब तक शायद 30 सेकंड भी नहीं बीते होंगे और एट द एंड मायूरी अपने जान पख्तों को जायला के शरीर पर घुसा देता है और जायला से कहता है कि जायला ने तो कहा था कि वो ही इस दुनिया में परफेक्ट है, लेकिन अब उसका क्या हुआ? वो अपनी परफेक्शन क्यों नहीं दिखा रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होने का मतलब यह है कि इस दुनिया में उससे भी बड़ा और उससे भी स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, जिसे शायद कोई भी नहीं हरा सकता। परफेक्शन एक ऐसी लालच है जिसे पाने में सैकड़ों बंदे अपनी जान गवा देते हैं, लेकिन अफसोस इसे कोई भी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई स्ट्रॉन्ग बन गया या फिर मान लो परफेक्ट बन गया तो एक दिन एक बंदा ऐसा भी आएगा जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उससे भी ज्यादा परफेक्ट होगा। परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी चाहकर भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे ना चाहे उसके ऊपर कोई ना कोई तो होगा ही जो उससे भी ज्यादा परफेक्ट होगा। और उन दोनों जैसे साइंटिस्ट के लिए तो परफेक्ट होना एक निराशा है, क्योंकि साइंस सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही विश्वास करती है। और जायला तो उसी टाइम हार गया जब उसने कहा कि वही इस दुनिया में परफेक्ट है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, खासकर एक साइंटिस्ट के लिए। और ये बोलकर मायूरी अपनी जान पट्टों को तोड़ के जायला को ऐसे छोड़ के यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर इचिदा हैरानी से उससे पूछता है कि आखिर वो जायला को जिंदा छोड़कर यहाँ से क्यों जा रहा है और भला उसने अपनी जान पट्टों आधी क्यों तोड़ी। तो इस पे मायूरी कहता है कि उसने अपनी जान पट्टों को इसलिए तोड़ा क्योंकि उसने अपने मालिक की बात नहीं मानी और उल्टा उस पर ही अटैक कर दिया, जिसकी सजा वो अपनी जान पट्टों को दे रहा है। और जब तक इसका पकड़ने वाला हिस्सा रहेगा तब तक वो उसे फिर से बना पाएगा। और फिर वो ये बोलकर नेमो के पास चला जाता है, जिसे ऐसे जाता हुआ देख इचिदा और रेंजी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों को मायूरी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और सच में मायूरी एक बदमाशी वाली हरकत करके नेमो को फिर से जिंदा कर देता है भाई। और अब नेमो तो पहले से काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर इन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मायूरी ने जो हरकत किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। ये सुनकर मायूरी उन दोनों को ही ट्रोल करने लगता है कि वो दोनों तो धरती के बोझ हैं और ऊपर से काफी ज्यादा नॉनसेंस भी। ये सुनकर इचिदा भड़क जाता है और मायूरी से लड़ने लगता है, लेकिन इचिदा की इंजरीज उसकी हालत खराब कर देती है। इससे रेंजी से समझाता है कि वो ऐसे शोर ना करे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घायल है। और ये सुनकर इचिदा भी समझ जाता है कि चुप रहने में ही उसकी भलाई है। और यहाँ मायूरी को जमीन के नीचे कुछ ठीक नहीं लगता, जिससे वो नेमो को ऑर्डर देता है कि वो जमीन को खोद दे। और सच में नेमो ऐसा करने के लिए रेडी थी और भाई वो अपने हाथ को एक जमीन
खोदने वाली मशीन की तरह बना लेती है, जो अपनी पूरी ताकत से जमीन को खोदने लगती है। लेकिन तभी बदकिस्मती से जमीन के अंदर से पैसे और डोंडो निकल आते हैं और अपनी सुपर एंट्री मार रहे हैं। लेकिन नेमो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो पैसे और डोंडो की कब्र खोदना चाहती है। और ये देखकर पैसे और डोंडो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मायूरी और नेमो को समझाने लगते हैं कि वो दोनों तो उनके तरफ हैं, वो दोनों दुश्मन नहीं है। लेकिन मायूरी तो इस पे समझने से रहा, जो नेमो को उन दोनों को तबका देने का ऑर्डर दे देता है। और बेरहम नेमो भी ऐसा ही करती है, जो जमीन से खोद के बड़े पत्थर को निकाल के उन दोनों को यहाँ से दूर फेंक देती है। और तभी हम जमीन के अंदर एक सीक्रेट कॉरिडोर को देखते हैं, जिसकी तलाश शायद मायूरी ही कर रहा था। और रेंजी और इचिडा भी इस सीक्रेट रूम को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये कमरा यहाँ पर आया कैसे और इस दरवाजे के अंदर आखिर है क्या। तो तभी चेक करने के लिए मायूरी अंदर चला जाता है, क्योंकि उससे पता था कि ये जायरा की साइंस लेबोरेटरी है। और जैसे ही वो इसके दरवाजे को खोलता है तो वो यहाँ का सीन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई इस कमरे में 2 बंदे की लाश लटकी हुई थी और पता नहीं ये दोनों कौन है। शायद इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इस तरफ हम याशिरो को देखते हैं, जो नोइतोरा और केनपाची की लड़ाई को ध्यान से देख रही थी। और यहाँ पर केनपाची अपने ब्लेड से एक जोरदार स्लैश नोइतोरा की बॉडी पर मारता है, लेकिन नोइतोरा का बॉडी इतना ज्यादा सख्त था कि वो उसे काट ही नहीं पाता। और इस मौके का फायदा उठाकर नोइतोरा केनपाची के बॉडी पर एक बड़ा कट लगा देता है। लेकिन इसके बाद भी केनपाची हार नहीं मान रहा था, जो बैक टू बैक नोइतोरा के ऊपर अटैक करता जाता है। लेकिन अब जो भी हो, घायल होने की वजह से केनपाची थोड़ा कमजोर हो गया था। तो नोइतोरा उसके जान पट्टों को पकड़ के उससे कहता है कि केनपाची चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो उसके बॉडी को नहीं काट सकता, क्योंकि नोइतोरा का जान पट्टो पूरे एस्परा में से सबसे स्ट्रॉन्ग जान पट्टो है और उसकी बॉडी सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसे कोई सोल रीपर की ब्लेड तो कभी नहीं काट सकती। और नोइतोरा की ये बात सुनकर इचिको भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर भला अब केनपाची उसे हराएगा कैसे। और इस तरफ हम इचिरा को देखते हैं, जिसे जोर जबरदस्ती नेमो पकड़ रही थी, क्योंकि अब मायूरी उसे ठीक होने का एंटीडोट देने वाला है। लेकिन इचिरा ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मायूरी जिस एंटीडोट का इस्तेमाल करने वाला है वो उसका नया प्रोजेक्ट है और उसने अब तक ये किसी के ऊपर टेस्ट भी नहीं किया। तो इस एंटीडोट से इचिरा के ठीक होने का चांस सिर्फ 20% ही है और बाकी 80% चांस ये है कि उसका रूप पूरा ट्रांसफॉर्म होकर एक जानवर में बदल जाए, जो कि इचिरा बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहता। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करता हुआ देख नेमो उसे और जोर से जकड़ लेती है। लेकिन अब नेमो के फुटबॉल्स इचिरा के काफी ज्यादा पास थे, जो देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन नेमो का इरादा तो कुछ और था, वो अपने माउंटेन्स के प्रेशर से ही इचिरा को जकड़ लेती है और उसे हिलने भी नहीं देती। तो इस मौके का फायदा उठाकर मायूरी अपने इंजेक्शन को निकाल लेता है। लेकिन तभी रेंजी उससे कहता है कि मायूरी इचिरा को छोड़कर वो एंटीडोट उसे पहले लगाए और उसे ठीक कर दे, क्योंकि वो जल्दी ठीक होकर लड़ाई में मदद करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर और भी एस्परा है जिनसे लड़ना उनके लिए काफी मुश्किल होगा, तो उसे लड़ाई के लिए जल्दी तैयार होना होगा। लेकिन इस पे मायूरी कहता है कि रेंजी को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर रेंजी भी हैरान हो जाता है कि आखिर मायूरी ये सब क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो चारों तरफ सिर्फ खतरा ही है। तो इस पे मायूरी क्लियर करता है कि रेंजी को इस लड़ाई में मदद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे फील्ड में सिर्फ एक ही बंदा लड़ रहा है, जो कि केनपाची जराकी है और वो इचिको की मदद करने के लिए गया है और उन्हें किसी ऐसे की मदद करने की कोई जरूरत नहीं जो कि खुद एक तोप हो। और वो ये बोलकर इचिरा के बॉडी पर एंटीडोट लगा देता है। और रेंजी तो ये सुनकर और ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए खुद केनपाची भी आया है। और मायूरी रेंजी को वार्न करता है कि उन दोनों के लिए भलाई यही है कि वो दोनों केनपाची की लड़ाई के बीच में दखल ना दे, क्योंकि अगर वो दोनों ऐसा करेंगे तो केनपाची अपने दुश्मन के साथ उन दोनों को भी टपका देगा और वो ऐसा करने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। और इस तरफ हम इन दोनों बीस्ट को देखते हैं, जो कि अभी तक अपनी टक्कर की लड़ाई लड़ रहे थे। और तभी केनपाची अपने एक ही झटके में नोइतोरा को काफी ऊपर फेंक देता है और नोइतोरा जो आसमान में ही अपने जान पट्टों को पकड़ के उसे तेजी से हेलीकॉप्टर की फैन की तरह घुमाने लगता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा तूफान बन गया था। लेकिन केनपाची भी कम थोड़ी ना था, वो अपने सिग्मा स्टाइल से एक ही झटके में नोइतोरा के जान पट्टों को पकड़ लेता है और उसे तेजी से अपनी तरफ खींच लाता है। और नोइतोरा जो चाहकर भी इस पर कुछ भी नहीं कर पाता। तो तभी केनपाची नोइतोरा के सिर को पकड़ के उसे जोर से जमीन पर पटक देता है और अपने जान पट्टों से सीधे उसके सिर पर अटैक करता है। लेकिन नोइतोरा ने एन मौके पर इस अटैक को डॉज कर लिया था। तो ये देखकर केनपाची उससे कहता है कि नोइतोरा को इस अटैक से खतरा था, इसीलिए उसने इसको डॉज किया। लेकिन नोइतोरा ने तो कहा था कि एक सोल रिपर की स्वॉर्ड उसके बॉडी को नहीं काट सकती। लेकिन अगर सच में ऐसा ही होता तो नोइतोरा उसके इस अटैक से बचने की कोशिश नहीं करता। लेकिन नोइतोरा इस पे उससे कहता है कि केनपाची एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि लड़ाई में तो सभी अटैक से डॉज करते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केनपाची उसके बॉडी को काट सकता है। और ये बोलकर नोइतोरा केनपाची के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे नोइतोरा को लगा था कि इस अटैक से केनपाची का काम तो तमाम हो चुका है। लेकिन तभी कोहरे के अंदर से केनपाची कहता है, मैं सोल सोसाइटी में बहुत बंदों से मिला हूँ और उनमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं लड़ा हूँ, और मुद्दे की बात तो यह है कि उनमें से ज्यादातर ने कहा था कि मेरी तलवार उन्हें नहीं काट सकती, लेकिन अफसोस मैं उनके बॉडी को तो नहीं काट पाया। लेकिन एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल नर्म होती है और उसे काटना भी बिल्कुल आसान होता है, और वो पार्ट है उनकी आँख। और भाई हम केनपाची को देखते हैं, जिसने नोइतोरा की जान पट्टों को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। और भाई ये बोलकर केनपाची अपनी जान पट्टों को सीधे नोइतोरा के आँख पर घुसा देता है। और ये देखकर इचिको और ओरी में तो शौक में पड़ गए थे, क्योंकि हमला अचानक हुआ ना। और अब नोइतोरा केनपाची के जान पट्टों पर लटका हुआ था, लेकिन इसके बाद भी नोइतोरा हार नहीं मान रहा
रहा था, जो केनपाची के हाथ को पकड़ के सीधे अपने हाथ को केनपाची के चेस्ट पर घुसा देता है और ये इतना फास्ट होता है कि केनपाची उसे सेंस नहीं कर पाता। और अब नोतोरा के इस अटैक से केनपाची काफी ज्यादा घायल हो गया था और अभी नोतोरा केनपाची से कहता है कि केनपाची चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उससे सपने में भी नहीं काट पाएगा। और फिर नोतोरा अपनी आँख की पट्टी को हटा देता है, जहाँ पर भाई उसकी एक आँख थी ही नहीं, ये तो होलो का होल था जो कि हर एक होलो के पास होता है और उसका होल तो उसके आँख पर था, जो कि मैंने अभी नोटिस किया है। और आप लोगों ने इस बात को पहले नोटिस किया कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मतलब इससे यही पता चलता है कि केनपाची का वो जबरदस्त अटैक किसी भी काम का नहीं रहा, जो देखकर इचिगो के पैरों तले जमीन ही फिसल जाती है कि आखिर भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी नोतोरा केनपाची से कहता है कि क्या केनपाची की असली ताकत यही है, क्या उसकी ताकत की लिमिट यही है। और अगर ये सच है तो केनपाची कैप्टन के नाम पर एक कलंक है, जो अपने साथियों की जान बचाने की बात तो छोड़ो खुद की जान भी नहीं बचा पा रहा। लेकिन केनपाची नोतोरा की बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि एक डेविल स्माइल देता है, क्योंकि अब तो उसे इस लड़ाई में असली मजा आएगा। और अब केनपाची नोतोरा को जरा सा भी भाव नहीं दे रहा था, तो ये देखकर नोतोरा काफी ज्यादा भड़क जाता है और केनपाची को गुस्से से एक जोरदार किक मारता है। लेकिन केनपाची आसानी से उसके किक को रोक के उससे कहता है कि अब वो लड़ने के लिए पूरा रेडी है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि नोतोरा को कैसे काटा जा सकता है और उसे हराया जा सकता है। ये सुनकर नोतोरा फिर से चिल्ला के केनपाची से कहता है कि केनपाची चाहे जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, वो हरगिज नोतोरा को नहीं काट सकता। और ये बोलकर ही दोनों लड़ाकू एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने जान पख्तों से ही एक दूसरे से ऐसे ही भिड़ने लगते हैं। लेकिन अब जो भी हो, केनपाची नोतोरा के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर नोतोरा भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर इस बंदे के पास आसानी से इतनी ताकत कैसे आ गई। और केनपाची नोतोरा पर अटैक के ऊपर अटैक कर जाता है, जो देखकर नोतोरा फिर से उसे चिल्ला के कहता है कि चाहे केनपाची जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, वो हरगिज नोतोरा को नहीं काट सकता। लेकिन नोतोरा ये बात खत्म कर ही नहीं पाता कि तभी केनपाची एक ही स्लैश में नोतोरा के हाथ को थोड़ा काट देता है, जो देखकर नोतोरा भी शॉक में पड़ गया था, क्योंकि उसके हिसाब से ये तो पॉसिबल ही नहीं। और केनपाची को ये करता हुआ देख इचिगो भी काफी जोश में आ जाता है, क्योंकि अब केनपाची नोतोरा के ऊपर भारी पड़ रहा था। और ये देखकर याशिरो भी बहुत खुश थी। लेकिन यहाँ केनपाची के काटने के बाद भी नोतोरा अपने घमंड से नीचे उतर ही नहीं रहा था। वो कहता है कि केनपाची ने तो ये तुक्के से किया है, वो जानबूझकर हरगिज उसे नहीं काट सकता। लेकिन केनपाची उसके बातों पर ध्यान ना देते हुए नोतोरा को फिर से लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है, जो सुनकर नोतोरा का गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच गया था, जिससे वो सीधे केनपाची के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई केनपाची डेविल स्माइल देके एक ही झटके में नोतोरा की जान पख्तों को ही काट देता है और इससे नोतोरा भी थोड़ा घायल हो गया था, जो सीधे नोतोरा के मुंह पर लगता है, जहाँ थोड़ा कट लग गया था। और अब तो बंदे का फेस भी कट चुका है, लेकिन अभी अपने घमंड से नीचे नहीं उतर रहा था। तो ये देखकर केनपाची कहता है कि उसका ये अटैक बिल्कुल भी तुक्का नहीं था और इस अटैक से नोतोरा ज्यादा घायल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केनपाची ने काफी वक्त से ट्रेनिंग नहीं की, जिससे उसके मसल सिकुड़ गए, उसका अटैक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो गया। लेकिन इस फाइट के दौरान उसने वार्म अप कर लिया, जिससे अब वो खुद को पहले जैसा फील कर पा रहा है। और वो ये बोलकर तेजी से नोतोरा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ा है, जिस अटैक को नोतोरा डॉज करने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केनपाची का अटैक उसके बॉडी पर लग जाता है, जिससे उसके बॉडी पर एक कट लग गया था। लेकिन नोतोरा और अटैक से बचने के लिए सीधे अपने शीरो को केनपाची के ऊपर लॉन्च कर देता है। और ये देखकर इचिगो और ओरिहिमे भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि नोतोरा का शीरो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन केनपाची को इससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई ये बंदा अपने हाथ से ही बहुत ही आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर नोतोरा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जो उसके इतने पावरफुल शीरो अटैक को सिर्फ अपने मामूली हाथ से ही रोक दे। और खुद इचिगो और ओरिहिमे भी केनपाची के इस लेवल के पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। लेकिन याशिरो के मुंह पर तो स्माइल थी, क्योंकि वो केनपाची की ताकत के बारे में अच्छे से जानती है। और अब केनपाची नोतोरा को टपकाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और नोतोरा जो केनपाची को ऐसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे उसके सामने केनपाची नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और तेजी से जाके केनपाची के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके इस बेवकूफी भरे अटैक से केनपाची का तो कुछ नहीं होता, बल्कि केनपाची का आई बैंड टूट जाता है। और आप सभी को तो पता ही है कि केनपाची का आई बैंड निकलने से क्या होता है। और ऐसा होते ही केनपाची की बॉडी से एक टेरिफाइंग स्पीड एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो एक ही बार में नोतोरा के ऊपर काफी बड़ा अटैक कर देता है, जिससे नोतोरा चाहकर भी नहीं बच पाता। और अब केनपाची की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इचिगो और ओरिहिमे तो उसे सेंस करके संभाल ही नहीं पाते। लिटरली उसकी स्पिरिट एनर्जी चारों तरफ दिखाई दे रही थी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भरी थी उसकी स्पिरिट एनर्जी। और केनपाची के उस अटैक से नोतोरा का हालत खराब हो जाता है और ठीक से खराब ही नहीं हो पाता। और उसकी ऐसी हालत देखकर केनपाची उससे कहता है कि नोतोरा ने अपने मौत का जुगाड़ खुद कर लिया, उसे केनपाची के आई पार्ट को हटाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब इसे केनपाची चाहकर भी नहीं रुक पाएगा। तो ये सुनकर नोतोरा उससे पूछता है कि उसका ये आई पार्ट था क्या और आखिर ये काम क्या करता है। तो इस पे केनपाची कहता है कि उसका ये आई पार्ट एक सील था, वो सील जिसकी हेल्प से वो अपने तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को काबू में रखता है और उसे बाहर आने से दबा के रखता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो लड़ाई का पूरा मजा उठा सके, जिससे लड़ाई जल्दी खत्म ना हो। लेकिन अब बात बिल्कुल बदल चुकी है, उसे अब इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। ये लड़ाई अब जल्दी ही खत्म होने वाली है, क्योंकि अब वो अपने फुल पोटेंशियल में आ चुका है। और केनपाची की ये बात सुनकर नोतोरा जैसे तैसे उससे कहता है कि वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा, खासकर केनपाची के
उसके जान पत्तों से तो बिल्कुल भी नहीं। और भाई वो ये बोलकर ही अपने आसपास के सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर इचिगो और ओरिहिमे, याशिरो और खुद केनपाची भी काफी हैरान था कि ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। और फिर नोतोरा जोर से चिल्ला के कहता है कि वो इस लड़ाई में हरगिज नहीं मरेगा, जो बोलकर वो सीधे अपने जान पत्तों को रिलीज कर देता है, जिसका नाम प्रे सांता तेरेसा है। और लिटरली उसके ये बोलते ही वहाँ पर एक तगड़ी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी तगड़ी की याशिरो, इचिगो और ओरिहिमे से संभाल ही नहीं पाते। और भाई लिटरली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि खुद केनपाची भी थोड़ा शौक में पड़ गया था। और तभी हम केनपाची के आगे एक मून जैसे शेप को देखते हैं, जो देखकर केनपाची तो और ज्यादा शौक में पड़ गया था, क्योंकि ये नोतोरा का रिलीज फॉर्म था, जिसके टोटल 4 हाथ थे और 4 बड़े बड़े ब्लेड्स, और अब उसके घाव भी पूरा हील हो चुके थे, जो देखकर इचिगो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब नोतोरा का स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऊपर से उसके हाथ भी 4 हो गए और उसके घाव भी फिर से हील हो गए। तो अब केनपाची के लिए इस लड़ाई में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और फिर नोतोरा केनपाची से कहता है कि केनपाची को उसका ये रूप कैसा लगा, क्या केनपाची ने आज तक किसी एस्पारा के रिलीज फॉर्म को देखा है, या शायद ये देखकर केनपाची ने अभी हार मान ली। लेकिन भाई केनपाची जो हंसते हुए उससे कहता है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी, बल्कि उसे तो इस लड़ाई में और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब नोतोरा उसके चाहत के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बन गया है। ये सुनकर नोतोरा भी कंफ्यूजन में पड़ गया था कि आखिर कैसा बावला है ये बंदा, अपने ओपोनेंट को स्ट्रॉन्ग देखकर आखिर कौन खुश होता है। और यहाँ केनपाची बिना वक्त गवाए सीधे नोतोरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन अब नोतोरा पहले जैसा नहीं रहा, जो बहुत ही आसानी से केनपाची के अटैक को ब्लॉक कर देता है। क्या हुआ सोल रीपर, क्या तुम में इतना ही दम है? और फिर वो ये बोलकर सीधे केनपाची की बॉडी पर एक कट लगा देता है, जिससे केनपाची नहीं बच पाता और वो दूर जाके गिर रहा है। और केनपाची को ऐसे मार खाता हुआ देख इचिगो, ओरिहिमे और याशिरो भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब केनपाची जमीन पर घायल हालत में लाचार पड़ा था, जो देखकर नोतोरा को लगता है कि केनपाची का तो काम तमाम हो चुका है, तो अब उसका काम है बाकी तीनों को टपकाना। और अब उसका दूसरा टारगेट है याशिरो, जिसे मारने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। और उससे आगे बढ़ा हुआ देख ओरिहिमे याशिरो को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, तो ये देखकर इचिगो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ओरिहिमे ने इचिगो को अंदर से सील कर दिया था, ताकि इचिगो को कोई भी घायल ना कर सके और खुद इचिगो चाहकर भी बाहर ना निकल पाए। जो बात इचिगो भी जल्दी समझ जाता है, लेकिन उसके अंदर ये डर था कि आखिर अब ओरिहिमे को कौन बचाएगा। और यहाँ नोतोरा याशिरो के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ओरिहिमे याशिरो के आगे एक सील को बना देती है। लेकिन तभी याशिरो नोतोरा से कहती है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो एक बार पीछे मुड़ के देखे। और तभी नोतोरा के पीछे एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी मॉन्स्टर जैसी स्पेशल एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर नोतोरा कुछ कर पाता इसके पहले ही अचानक से उसका एक पूरा हाथ कट जाता है। और भाई ये काम किसी और का नहीं बल्कि केनपाची का था, जो अब बिल्कुल हट्टा कट्टा है। और केनपाची को जिंदा देखकर नोतोरा उससे पूछता है कि क्या केनपाची एक डरपोक है जो मरने का नाटक कर रहा था। लेकिन इस पे केनपाची कहता है कि वो मरने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि वो सोच रहा था कि वो उसे हराए कैसे, क्योंकि उसके तो 4 हाथ है और 4 हाथ होने से उसके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन इतना सोचने के बाद भी केनपाची को कोई भी आइडिया नहीं मिला, तो अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो एक एक करके बारी बारी से उसके चारों हाथ को काट देगा। यही नोतोरा को हराने का सिर्फ एक इलाज है। लेकिन नोतोरा इस पे कहता है कि केनपाची ने तो कुछ ज्यादा ही सोच लिया, क्योंकि उसने जो हाथ काटा है वो सिर्फ नोतोरा का काटने वाला आखिरी हाथ था, इसके बाद वो एक भी हाथ को नहीं काट पाएगा। और भाई वो ये बोलकर अपने कटे हुए हाथ को फिर से रीजेनरेट कर लेता है और वक्त ना गवाते हुए सीधे केनपाची के ऊपर अटैक के ऊपर अटैक करता जाता है। लेकिन केनपाची भी कम थोड़ी ना था, वो भी नोतोरा को कपड़ों की तरह धो रहा था। लेकिन मौका पाते ही नोतोरा सीधे अपने एक हाथ को केनपाची के अंदर घुसा देता है, जिसकी केनपाची ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, क्योंकि नोतोरा के तो 4 हाथ थे और वो चारों हाथ ही ब्लॉक थे। तो आखिर ये अटैक आया कहाँ से? और भाई तभी हम देखते हैं कि नोतोरा के तो टोटल 6 हाथ आ चुके थे, जो कि केनपाची ने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। और अब इस अटैक से केनपाची की हालत भी काफी खराब हो जाती है, जिससे शायद लग रहा था कि केनपाची आगे की लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। केनपाची को ऐसी हालत में देखकर इचिगो और ओरिहिमे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये केनपाची ही उनका आखिरी होप था, जो भी अब हारने वाला है। और ये इचिगो से नहीं देखा जाता, जो ओरिहिमे से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बैरियर को खोल दे। इचिगो खुद जाके नोतोरा से लड़ेगा, लेकिन इस पे याशिरो कहती है कि इचिगो को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि केनपाची खुद नहीं चाहता कि उसकी लड़ाई के बीच में कोई आए, और ऊपर से वो इस लड़ाई से बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। और सच में भाई केनपाची इतना घायल होने के बाद भी जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कि उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और अब नोतोरा तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है भाई कि आखिर केनपाची किस मिट्टी का बना है, जो इतना मार खाने के बाद भी हंस रहा है। और फिर केनपाची नोतोरा से कहता है कि ये लड़ाई तो अब और ज्यादा मजेदार हो गई, क्योंकि अब उसके शरीर में भी एक होल है, जैसा होल नोतोरा के शरीर पर है, तो अब वो दोनों बराबर के हुए। और फिर वो ये बोलकर तुरंत नोतोरा के ऊपर अटैक कर देता है, और इस जबरदस्त अटैक से नोतोरा बचते हुए डायरेक्ट केनपाची को घायल कर देता है। लेकिन केनपाची अब भी खुशी लग रहा था, जो फिर से घायल हालत में उससे लड़ने लगता है। और तभी नोतोरा अपने एक ही स्लैश में एक बड़े से पत्थर को बीच में से काट देता है, जो सीधा केनपाची की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन भाई केनपाची बहुत ही आसानी से इस बड़े पत्थर को बीच में से फाड़ देता है, जैसे कि ये सब अटैक्स उसके लिए कुछ हो ही ना। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के नोतोरा सीधे केनपाची के ऊपर अटैक करता जाता है, जिससे केनपाची भी लगातार घायल हो रहा था। लिटरली भाई बंदा केनपाची को हर एक एंगल से काट रहा था, उसके बॉडी को छलनी कर रहा
था काट के। लेकिन इन सब के बाद भी केनपाची को कोई भी गंदा फर्क नहीं पड़ता। उसके मुंह पर तो स्माइली होती है, जो देखकर नोतोरा घबरा भी जाता है और कंफ्यूज भी होता है कि आखिर ये क्या बवाल चीज है। वो उसे काट रहा है, उसे छील रहा है और उसका खून भी लगातार बह रहा है, लेकिन इन सब से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जो बिंदास पागलों की तरह हंस रहा है और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी केनपाची अपने 20 स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा था कि नोतोरा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंदा कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिर वो स्ट्रॉन्ग है या केनपाची। बंदे को अपने सामने केनपाची एक मॉन्स्टर लेवल सोल पर दिखाई दे रहा था और उसे भी इसका अंदाजा हो गया था कि केनपाची उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इस बात को मानने को हरगिज तैयार नहीं है। और केनपाची को ऐसे देखकर ही उसे पैनिक अटैक आने लगती है, लेकिन तभी वो जोर से मैं ही सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ चिल्ला के सीधे केनपाची के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई ये अटैक केनपाची के ऊपर लग भी गया था और इससे केनपाची का काफी ज्यादा खून भी बह जाता है, क्योंकि ये अटैक बाकी अटैक से काफी ज्यादा ताकतवर था। और केनपाची को ऐसी हालत में देखकर इचिको तो और ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर केनपाची वाला इतनी आसानी से मार क्यों खा रहा है। और अब नोतोरा के इस अटैक से केनपाची को भी एहसास हो गया था कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो उसकी मौत तो तय है। अब उसे इस लड़ाई को ना चाहकर भी खत्म करना ही होगा। अब लड़ाई को लेके केनपाची थोड़ा सीरियस लग रहा था, जिसका एहसास यासीरो को भी हो गया था, क्योंकि केनपाची ऐसी बात तभी बोलता है जब वो लड़ाई को खत्म करने वाला हो। और इस पॉइंट पे केनपाची नोतोरा को काफी ज्यादा ज्ञान भी देता है। और सच बता रहा हूँ, एपिसोड में वो ज्ञान कोई भी मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उन बातों को कवर नहीं कर रहा। और केनपाची के ज्ञान को सुनकर नोतोरा काफी ज्यादा भड़क जाता है, जो बिना सोचे समझे एक फाइनल अटैक करने के लिए केनपाची की तरफ बढ़ा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि केनपाची सीरियस हो चुका है। तो इस पे केनपाची अपने जान पट्टों को दोनों हाथ से पकड़ के हवा में ही एक बड़े स्लैश को मारता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो गया था। और भाई इस अटैक में केनपाची की काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जिससे नोतोरा चाहकर भी नहीं बच पाता। और ये तीनों तो ब्लास्ट को देखकर ही घबरा गए थे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या केनपाची के अटैक से नोतोरा मरा। ये सब क्वेश्चन इनके दिमाग में दौड़ रहा था। और जैसे ही धमाका हटता है तो हम वहाँ पर नोतोरा को देखते हैं, जो कि बहुत ही घायल हालत में पड़ा हुआ था। यानी केनपाची का अटैक नोतोरा के ऊपर परफेक्ट लगा, जिससे नोतोरा की धज्जियां उड़ गई। और केनपाची तो नोतोरा को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि उसके हिसाब से तो नोतोरा को जिंदा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल जो था। लेकिन अब केनपाची नोतोरा को मारने के बजाय उसे वही जिंदा सूर के वहाँ से जाने देता है, जो देखकर नोतोरा जैसे तैसे चिल्ला के उससे पूछता है कि केनपाची आखिर यहाँ से क्यों जा रहा है। वो अब भी जिंदा है तो ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन इस पे केनपाची कहता है कि ये लड़ाई तो कब का खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो किसी ऐसे को नहीं मारता जो पहले ही अधमरा हो चुका हो और लड़ने के काबिल ही ना हो। केनपाची की ये बात नोतोरा को हजम नहीं होती, जो जैसे तैसे खड़े होकर केनपाची से कहता है कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन दोनों में से कोई एक मर ना जाए, और यही तो लड़ाई का रूल है जिसमें कोई एक ही जिंदा रहता है। और फिर वो ये बोलकर सीधे केनपाची को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है, और केनपाची भी बिना क्वेश्चन किए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर नोतोरा तुरंत अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि वो इस लड़ाई में हरगिज नहीं हारेगा, क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद नोतोरा को अभी पता नहीं चला कि आखिर उसका पाला किससे पड़ा है। खैर अब उसे पता चल जाएगा, क्योंकि केनपाची बहुत ही आसानी से एक ही झटके में उसकी सारी हेकड़ी निकाल दे रहा है। और शायद इस अटैक से अब नोतोरा नहीं बच पाएगा। और उसके आखिरी समय में उसे वो पल याद आता है जब वो नल के साथ था और नल ने उसकी हर एक मुश्किल हालत में मदद की, लेकिन उसने नल की कभी कदर ही नहीं की, क्योंकि नल उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये बात उसे हजम नहीं होती कि कोई लड़की उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि स्ट्रॉन्ग तो उसे होना चाहिए। और इसी जलन को लेकर उसने एक दिन नल को मार दिया। और इन्हीं सब गलतियों का एहसास अब नोतोरा को हो रहा था। और प्रेजेंट में नोतोरा घायल और लाचार हालत में गिरने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर छोटी नल पर जाती है, जिसे उसने बेहरे में से मारने की कोशिश की और उसकी ऐसी हालत कर दी। और बदकिस्मती से उसी टाइम नल की भी आंखें खुल जाती है, जिसकी आंखों के सामने नोतोरा घायल हालत में अपना दम तोड़ रहा था। और यहीं पर नोतोरा की कहानी खत्म होती है। और नोतोरा को ऐसे मरता हुआ देख टेस्ला की आंखों पर भी आंसू निकल आते हैं, क्योंकि जो भी हो वो उसका मास्टर था। और अब क्योंकि नोतोरा मर चुका है तो यहाँ पर केनपाची का कोई काम नहीं, तो वो अपने फटे हुए कपड़े को फेंक के इचिको के पास आता है। और इचिको जो केनपाची से कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही केनपाची ओरिहिमे के बैरियर को एक ही किक में तोड़ देता है, जो देखकर इचिको काफी ज्यादा भड़क गया था कि आखिर केनपाची ये क्या बेहुदा का काम कर रहा है। लेकिन इस पे केनपाची कोई भी जवाब ना देते हुए सीधा इचिको को उठा के दूर फेंक देता है। और केनपाची की ये हरकत देखकर ओरिहिमे भी काफी घबरा गई थी, क्योंकि केनपाची तो ऐसे इचिको को मार ही देगा। असलियत में केनपाची इचिको को कहता है कि वो अपने जान पट्टों को उठा के ओरिहिमे को लेकर यहाँ से चला जाए, यहाँ पर बाकी का काम वो सभी संभाल लेंगे। और केनपाची की ये बात सुनकर इचिको ऐसा करने के लिए हरगिज मना कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर उनकी मदद करनी है। लेकिन इस पे केनपाची कहता है कि इचिको एक सब्स्टिट्यूट सोल्जर है और उसका काम तो अपने शहर को बचाना है। ये मिशन सिर्फ कैप्टन्स के लिए है, ना कि इचिको जैसे सोल्जर्स की। तो इचिको ओरिहिमे को लेकर यहाँ से चला जाए। और फिर वो इचिको से ये बोलकर ओरिहिमे को उसका घाव हील करने को बुलाता है। और केनपाची का ऑर्डर पाके ओरिहिमे तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर और एक एस्पर आ जाता है, जिससे अचानक से यहाँ देखकर इचिको और केनपाची भी शॉक में पड़ गए थे। लेकिन ये दोनों इस पर कुछ कर पाते इससे पहले ही वो एस्पर ओरिहिमे को यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाता है, जिस पर इचिको और केनपाची चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते। और अब इचिको तो बहुत बड़े सदमे में पहुंच चुका था, क्योंकि भाई उसने इतनी मेहनत से ओरिहिमे को बचाया था,
लेकिन अब वो फिर से गायब हो गई। और इस तरफ हम ओरिहिमे को देखते हैं जिसकी आँख खुलने पर ही उसका कोई स्वागत करता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मास्टरमाइंड आइजेन था और इसी ने ओरिहिमे को वापस से पकड़वाया है। ओरिहिमे, तुम मुझे काफी निराश कर रही हो। खैर, इन सब बातों को छोड़ो और मुस्कुराओ और सिर्फ कुछ देर यहाँ पर हमारे इंतजार करो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे अपने शहर काराकुरा टाउन को तबाह करने जा रहे हैं और वापस आके हम तुमसे बात करेंगे। और आइजेन के मुंह से काराकुरा टाउन का नाम सुनकर ओरिहिमे के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आइजेन का इरादा अब काराकुरा टाउन को तबाह करना था। और भाई उसने तो अपने सामने एक बड़ा पोर्टल भी खोल लिया था काराकुरा टाउन तक पहुँचने का। और इस काम में आइजेन के साथ कैप्टन गिन और टोशिन भी था। और फिर टोशिन अपने बाकुरो नंबर 77 टेंटेकुरा का इस्तेमाल करता है और असलियत में ये टेक्निक एक लाउड स्पीकर का काम करती है और इससे आइजेन यहाँ मौजूद सभी सोल रीपर्स को कुछ बात बताने वाला है। और यहाँ पर मौजूद सभी सोल रीपर्स को भी आइजेन का प्रेजेंस महसूस हो गया था और तभी आइजेन इनसे कहता है, मेरे प्यारे घुसपैठिया सोल रीपर्स, आशा करता हूँ तुम लोग सुन पा रहे हो मुझे। तुम लोगों ने अब तक काफी एस्परास को हरा दिया, तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। हम एक एस्परास के ग्रुप तुम्हारे प्यारे इंसानी दुनिया पर हमला करने जा रहे हैं। ये सुनकर इचिगो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आइजेन ये कौन सी पागलपंती कर रहा है। और फिर आइजेन फिर से कंटिन्यू करता है कि उनकी एक साथी ओरिहिमे अब आइजेन के पास है, जो कि इस मेंशन के 5वें फ्लोर पर है और अगर कोई उसे बचाना चाहता है तो बचा सकता है, क्योंकि अब ओरिहिमे आइजेन की कोई काम की नहीं रही। भले ही उसकी ताकत एक बेशुमार और लाजवाब ताकत थी, पर इस ताकत के आइजेन को कोई जरूरत नहीं। इसकी जरूरत थी सिर्फ सोल सोसाइटी को। और क्योंकि ओरिहिमे आइजेन के पास थी तो सोल सोसाइटी ओरिहिमे को हरगिज वापस लाना चाहती थी, ताकि आइजेन ओरिहिमे की ताकत का गलत यूज ना करे। इसीलिए कैप्टन यामामोतो ने होइकु मुंडो पर कुछ तगड़े सोल रीपर्स और कैप्टन्स को भेज दिया ताकि वो ओरिहिमे को रेस्क्यू करके ला सके। और क्योंकि सोल सोसाइटी ने अपने तगड़े से तगड़े कैप्टन्स को यहाँ भेज दिया तो वो सभी यहाँ पर कैद हो चुके हैं। और सोल सोसाइटी में कुछ गिने सुने तगड़े कैप्टन्स ही बचे हैं जो शायद मुश्किल से ही सोल सोसाइटी की रक्षा कर सके। और यही तो आइजेन का प्लान था, वो यही चाहता था कि सोल सोसाइटी ये गलती करे, अपने तगड़े से तगड़े कैप्टन्स को होइकु मुंडो पर भेज दे ताकि आइजेन आसानी से सोल सोसाइटी पर अटैक कर पाए, जिससे सोल सोसाइटी पर पहरा कमजोर पड़ जाएगा और वो आसानी से वहाँ पर अटैक कर पाएगा। ओरिहिमे तो बस इस खेल का मोहरा थी। आइजेन की ये बात सुनकर इन सभी सोल रीपर्स को भी समझ आ जाता है कि इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी और वो इतनी आसानी से आइजेन के जाल में फंस गए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो हो गया। और फिर आइजेन इन सभी को अलविदा बोलकर काराकुरा टाउन को तबाह करने के लिए यहाँ से चला जा रहा है। और आइजेन को जाता हुआ देख ईसाने तुरंत गारगांटा के गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि आइजेन ने यहाँ इन सभी पॉसिबिलिटीज को सील करके रख दिया। वो सभी यहाँ से तभी वापस जा सकते हैं जब उनका कनेक्शन उराहारा के साथ हो, क्योंकि उन्हें यहाँ पर उराहारा ने ही भेजा था। उन्हें कुछ भी करके उराहारा को ये इन्फॉर्म करना होगा कि वो इस गेट को खोल दे। और ये सब सोचकर तो इचिको की पूरी सठिया गई थी, क्योंकि अब उनके पास कोई भी चारा नहीं है, ना तो वो यहाँ से निकल सकते हैं और ना ही काराकुरा टाउन को बचा सकते हैं। वो सभी बिल्कुल लाचार और बेबस हैं। लेकिन तभी केनपाची इचिको से कहता है कि इचिको इसकी फिक्र ना करे, क्योंकि उन्होंने इसका बैकअप प्लान बना के रखा था। उन्हें इसका अंदाजा पहले से ही था कि अगर आइजेन गलती से भी इंसानी दुनिया पर हमला करे तो वो जरूर काराकुरा टाउन पर ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर इंसानों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिससे वहाँ पर स्पीड एनर्जी भी काफी ज्यादा होगी और इतनी सारी स्पीड एनर्जी की तबाही से ही कोकेन को बनाने की तैयारी की जा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ आने से पहले ही 30 कोर्ट के सभी बचे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर्स को काराकुरा टाउन के प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया था। केनपाची की ये बात सुनकर इचिको की जान पर जान आती है, क्योंकि अब उसे जीत की थोड़ी झलक दिखाई दे रही थी। और इस तरफ आइजेन की टीम काराकुरा टाउन पर पहुंच गई थी, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इनकी स्वागत के लिए सोल रीपर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ इचिदा के माइंड पर ये डाउट था कि अगर काराकुरा टाउन में सोल रीपर्स और एस्परास के बीच में लड़ाई हुई तो वहाँ पर सिर्फ तबाही होगी, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी इंसान मारे जाएंगे, वो भी बेरहमी से। तो इस पर आखिर सोल रीपर्स क्या करेंगे? और इसके रिप्लाई में मायूरी कहता है कि इचिदा इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि उन्होंने इसका भी जुगाड़ करके रखा था। उन्हें ये बात पहले ही पता था कि अगर लड़ाई हुई तो तबाही होगी ही और इससे इंसान तो मरेंगे ही। तो इसीलिए सोल सोसाइटी और खुद मायूरी और उराहारा ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे काराकुरा टाउन का एक हूबहू कॉपी बनाया जा सकता है, जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल होगा जैसा काराकुरा टाउन पर था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। लेकिन इसमें मुश्किल की बात ये थी कि उन्हें काराकुरा टाउन की कॉपी बनाने के लिए या फिर मान लो फेक काराकुरा टाउन बनाने के लिए हूबहू उतनी ही जमीन चाहिए थी जितनी काराकुरा टाउन की है। लेकिन वो ये काम इंसानी दुनिया पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ये काम इंसानी दुनिया पर करेंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सोल सोसाइटी पर किया, जिससे उन्होंने सोल सोसाइटी के कुछ जगह को काराकुरा टाउन में ट्रांसफॉर्म कर दिया और असली दुनिया से कुछ देर के लिए काराकुरा टाउन का नामो निशान मिटा दिया और इंसानी दुनिया में काराकुरा टाउन के चारों तरफ एक डोमेन को बना दिया, जिसके अंदर मौजूद सभी इंसान सोए हुए हैं और बाहर मौजूद बाकी सभी इंसानों को काराकुरा टाउन बिल्कुल नॉर्मली दिखाई देगा। यही इस डिवाइस की पावर है। और इस तरफ सातिर आइजेन भी समझ चुका था कि ये काराकुरा टाउन फेक है और ऊपर से उसके सामने सोल रीपर्स की टीम उसके स्वागत के लिए खड़ी थी, जिन्हें देखकर वो थोड़ा शौक गया था। लेकिन अब जो भी हो उसे लड़ना तो होगा ही, इसलिए वो बिना
सवाल जवाब किए अपने एस्परा टीम को यहाँ पर बुला लाता है, जहाँ पर बैटल के लिए सभी एस्परास आ गए थे। लेकिन इन एस्परास में से यहाँ पर सिर्फ एक बंदा ही मौजूद नहीं था और वो था उल्कियोरा, क्योंकि उल्कियोरा को आइजेन ने होइकुमुंडो की रखवाली और ओरिहिमे पर नजर रखने के लिए रखा था। और इस तरफ हम उल्कियोरा को देखते हैं जो एक दूसरे डायमेंशन को चीरते हुए बाहर निकल आता है। और आप सभी को तो याद ही होगा कि ग्रिमजो ने उल्कियोरा को एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था, जिससे वो अभी निकल पाया है। और उल्कियोरा को तो यहाँ देखकर ओरिहिमे के होश उड़ जाते हैं। और इस तरफ इचिगो को भी उल्कियोरा की प्रेजेंस महसूस हो गई थी और वो समझ जाता है कि उसे करना क्या है। और फिर वो केनपाची से कहता है, केनपाची मेरी बात सुनो, हाँ मैं एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर हूँ और मेरा काम अपने शहर को बचाना है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ करना। असलियत में मेरा काम है मेरे दोस्तों को बचाना, जिसे मैं हरगिज़ बचा के रहूंगा। और वो ये बोलकर सीधे उल्कियोरा की तरफ बढ़ने लगता है। और उल्कियोरा को भी इस बात का एहसास हो गया था ये इचिगो तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। आखिरकार मैं जिस पल का इंतजार कर रहा था वो आने ही वाला है, तो आ जाओ कुरोसाकी इचिगो।